ठीक है। नमस्कार मित्रों, द टीचर शो के एपिसोड 83 में आपका स्वागत है। और आप सबके प्रेम से, सहयोग से हम लगातार 83वें दिन आपके साथ हाजिर हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं SCERT उत्तराखंड के गणित प्रवक्ता श्री अविनीश उनियाल जी। उनियाल साहब प्रवक्ता गणित के हैं, लेकिन शौक रखते हैं कविता लिखने का। बहुत शानदार कविताएं, गीत उनके लिखे हुए तमाम आप YouTube में भी देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कवि सम्मेलनों में वो अपनी कविताएं पढ़ चुके हैं। हर स्तर के कवि सम्मेलनों में वो प्रतिभाग कर चुके हैं। तो ऐसे हमारे आज के अतिथि बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री अविनीश उनियाल जी कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे साथ होंगे। और इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कल यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। आप सबको शिक्षक दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। और कल शाम हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत होगी जिन्होंने दिल्ली में जो प्रयोग हुआ शिक्षा को लेकर के, हैप्पीनेस क्लासेस का, उस हैप्पीनेस विभाग के वो चेयरमैन रहे। उनकी प्रेरणा मार्गदर्शन में ही वो कार्यक्रम अपनाया गया और इस तरह सफल हुआ कि देश के कई राज्यों ने अलग अलग नामों से उस कार्यक्रम को अपने यहाँ चलाया हुआ है। तो बहुत ही विद्वान हमारे कल दरियागंज डाइट के प्राचार्य और हैप्पीनेस प्रोग्राम के चेयरमैन हमारे साथ होंगे। और कल विशिष्ट वार्ता उनसे हम सिर्फ हैप्पीनेस पर ही करेंगे। वैसे तो बहुत अच्छे कवि भी हैं, बहुत कमाल के कवि हैं और भौतिक विज्ञान के विद्वान हैं। तो कल बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहेगा शाम 7 बजे से। तो हमारे साथ आज रोज की तरह दिल्ली से जुड़े हैं श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, जो पूर्व निदेशक हैं CCRT के और लगातार हमारा करते हैं बीच बीच में। अपनी विद्वता से हम सबको लाभान्वित करते हैं। और साथ में मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी हैं। बहुगुणा जी बहुगुणी हैं। आप रोज देखते हैं कि उनके पास एयरफोर्स से लेकर के तमाम दुनिया भर की फोर्स के अनुभव हैं और अब शिक्षक हैं, फिलहाल प्रवक्ता है। नमस्कार। हाँ जी को आप नमस्कार। सबका स्वागत करते हैं सर। नमस्कार। अवनीश भाई नमस्कार। कैसे हैं अवनीश भाई? बस सर सब बढ़िया। अवनीश जी का विशेष स्वागत है सर शो में। अवनीश जी थोड़ा सा कैमरे के आप और नजदीक आ जाएंगे तो हम आपको अच्छी तरह देख पाएंगे, क्योंकि आपके भट्ट जी पीछे की आवाज नहीं आ रही इस वक्त मुझे। आवाज नहीं आ रही सर? बहुगुणा सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आप तक हमारी आपकी आवाज आ रही है। अवनीश भाई आप सुन रहे हैं? हमें सुन रहे हैं? हाँ, अवनीश भट्ट भाई जी की नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है सर। बहुगुणा सर आपकी आवाज आ रही है, लेकिन भट्ट जी की आवाज नहीं आ रही है। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे। अब आ रही सर आवाज? उनियाल सर आवाज आ रही? ऐसा कैसे हो सकता है? वही मैं भी बहुगुणा जी की तो आपकी तो आ रही है आवाज। चलिए सर, मेरी आवाज हो सकता है कुछ नाराज हो गई हो। दबाना पड़ेगा। अवनीश भाई ऐसा करिएगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए कैमरे के, आप बहुत पीछे हैं। ये बहुत छोटे, हाँ हाँ, ये हाँ बहुत छोटे दिख रहे हैं सर आप। जी जी। हाँ, अब अच्छा ठीक, अच्छा, बस जी, अभी अब ठीक है। अब आ रही सर मेरी आवाज? अब आ रही है सर, अब आ रही है। हाँ, वो इसीलिए था सर, आप पीछे बैठे थे। आप पीछे बैठे थे इसलिए आवाज नाराज हो गई थी। जी हो सकता है। हाँ, तो आपका स्वागत है सर द टीचर शो में। और थोड़ा और आगे आ जाइए, आप थोड़ा फिर पीछे हो गए हैं, थोड़ा और आगे आ जाइए। अच्छा जी जी, आपका, हाँ आप ठीक है सर, अब हम आपको बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। आपका द टीचर शो में स्वागत है सर, बहुत बहुत। जी, और बहुत मेरे बहुत साथ धन्यवाद। कुछ दिनों से दिक्कत यह है सर, मैं मोबाइल से लाइव हो रहा हूँ तो बहुत छोटे से आप मुझे दिख पा रहे हैं, तो इसलिए मैं निवेदन बार बार आपसे कर रहा हूँ। अगर लैपटॉप में होता तो बड़ा बड़ा देख पाता थोड़ा। जी जी तो खैर एनीवे, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर द टीचर शो में। और हम आज 83वें दिन लगातार आपके साथ, और पहली बार SCRT से हमारे साथ कोई शख्सियत जुड़ी हुई है। हमने कोशिश की SCRT के आपके एक दो और साथियों से संपर्क करने की, लेकिन वो शायद व्यस्तता के कारण इस शो में नहीं आ पाए। तो मैं चाहूंगा सर, आप थोड़ा सा, आप MSc हैं और गणित के व्यक्ति हैं, तो आपकी शिक्षा दीक्षा और आपका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। और फिर गणित से आप साहित्य की ओर कैसे मुड़ गए सर, तो वो भी थोड़ा बताइएगा। जी जी जी, पहले तो सभी को मैं नमस्कार करना चाहूँगा, जो भी इस शो के होस्ट हैं, आदरणीय बहुगुणा जी, आदरणीय भट्ट जी और जोशी सर, जो दिल्ली से हमेशा जुड़ते हैं। और मैं सबसे पहले आपको एक बधाई देना चाहूँगा कि आप इस कोरोना काल में ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुझे तो लगता है इतिहास रच रहे हैं आप, कि ये लगातार कंटिन्यूटी में शो चल रहा है और 80 से ऊपर एपिसोड इसके हो गए हैं।
मुझे लगता है बहुत समय बाद जब लोग पलट के देखेंगे तो एहसास होगा उन्हें कि कोरोना के समय एक ऐसा शो भी आया जिसने टीचर्स की रचना धर्मिता पे बात की और लगातार उस पर कार्यक्रम किए। तो बहरहाल जैसा आपका मुझे आदेश है, मैं बताना चाहूँगा, आप जैसे आपने मुझे कहा कि बताया अभी कि मैं एट प्रेजेंट SCERT में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। देखिए, मैं भी उन्हीं काफ़ी लोगों में से एक हूँ जिनका परफॉर्मेंस साइंस में बहुत अच्छा रहा, मैथ्स में बहुत अच्छा रहा, और इस कारण उनके घर से भी एक दबाव रहा कि वो मैथ्स पढ़ें, साइंस पढ़ें और आगे बढ़ें। तो मैं भी उनमें से एक रहा, लेकिन जिनकी रुचि साहित्य की ओर रही, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो पढ़ता तो मैं मैथ्स इसलिए रहा क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मैं लगातार फर्स्ट डिवीजन में पास हो रहा था, और इस तरह से मैं MSc गणित तक, MSc मैंने गणित से भी कर ली, और सब वो चलता रहा। कैरियर भी उसी क्षेत्र में बन गया। मैं गणित प्रवक्ता के रूप में पिछले 20 सालों से अध्यापन करता रहा, और अब एट प्रेजेंट तो SCERT में हूँ। लेकिन साहित्य के प्रति मेरा रुझान बना रहा, और उसका एक कारण ये भी था कि हमारा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है उसमें साहित्य हमें विरासत में मिला। मेरे फादर बड़े अच्छे कवि रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, और हमारा न्यूज़पेपर देहरादून से निकलता था, उत्तरांचल नाम से। तो 1970 से हमारा न्यूज़पेपर निकलता था। तो उसमें जाहिर तौर पे जब मैं भी प्रेस में बैठता था और मैं देखता था अपने पत्र को, तो उसमें एक साहित्य, कला, संस्कृति का एक अलग से कॉलम हुआ करता था हमारे अखबार में। उसमें बहुत सारे कवि लोग छपते थे। मैं उनको पढ़ता रहता था, और इस तरह से मेरी रुचि भी जाहिर तौर पर उसमें पैदा हुई। और मैंने भी बहुत छुटपन से ही कहूँगा, विद्यालय के समय से ही लिखना आरंभ कर दिया। तो इस तरह से साहित्यिक यात्रा मेरी आरंभ हो गई। और अपने पत्र में भी मैं सबसे पहले छपना शुरू हुआ, अपने ही पत्र में, उत्तरांचल में। जब 7वीं 8वीं में था, मुझे ध्यान है कि उस वक्त भी एक रचना मेरी छप गई थी, 7 में नीचे उम्र भी दे दी गई थी। तो और इस तरह से फिर धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ा, क्योंकि ये एक शौक है, तो इसको मैंने जो है हर तरह से जीवित रखने का प्रयास किया। हालांकि स्थितियां मेरी थोड़ा प्रतिकूल रही कैरियर के हिसाब से भी, और जो मुख्य विषय था गणित, उसके हिसाब से भी उतना मुझे वो माहौल शायद नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहा कि मैं लिखता रहूं, और आज आपके सामने हूं। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं बातचीत में। जी सर, मैं सबसे पहले तो आपसे जी, फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर? हाँ, अब आ गई। जी, मैं सबसे पहले तो आपसे अनुरोध ये करूंगा कि हम आपको कोई आदेश देने में सक्षम बिल्कुल भी नहीं है, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी आप कहते हैं वो हमारा निवेदन होता है सारे दर्शकों की ओर से। और दूसरा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा उत्साह बढ़ाया, और हम लोग बहुगुणा जी, जोशी सर, और भी बहुत सारे लोग हैं इसके पीछे, सबके नाम ले पाना संभव नहीं है। रोज शो में आते हैं, दिल्ली से हैं, दूसरे राज्यों से हैं, एक पूरी टीम है जो लगातार कोशिश करती है कि शो में क्वालिटी मेंटेन की जाए, अच्छे क्रियात्मक लोगों की बातें सामने लाई जाए। तो वो सबको श्रेय है सर, उसमें हम तो खाली चेहरा है, मुखौटा है, बाकी उसके पीछे के बहुत सारे लोग हैं जो इसमें लगातार हमें उत्साहवर्धन करते हैं। आप जैसे लोग हैं जो आते हैं, अपना समय निकालते हैं, हमें समय देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत आप भाग्यशाली हैं कि आपको घर से वो वातावरण मिला जो बहुत दुर्लभ होता है, मैं ये मानता हूँ। जी, क्योंकि आपके स्वयं घर में आप रचनात्मक गतिविधियों के बीच में रहे, अखबार आपके घर में निकलता था, संपादन आपके पिताजी करते थे, तो आपको 7वीं 8वीं में ही कविता लिखने का मौका मिल गया सर। कविताएं तो बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, लेकिन छपती नहीं है उनकी। मुझे याद है जब लिखता था, कविताएं लिख लिख के भेजता था पराग में, नंदन में, संपर्क में, वो सधन्यवाद वापस आ जाती थी। तो सर, वो कविता याद है आपको जो आपने लिखी थी 7वीं 8वीं में? हाँ, 7वीं 8वीं में जो मैंने लिखी थी, क्योंकि वो उत्तरांचल में प्रकाशित हुई थी, तो मुझे इसलिए याद है कि उसमें नीचे मेरी उम्र भी लिखी गई थी। तो मुझे बड़ा उत्साह हुआ था उसको देखकर कि मेरे कुछ जो शब्द मैंने ऐसे ही लिख दिए, वो जो है अखबार में छप गए हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत उसका ध्यान है, मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। जी सर, स्वागत। वो शायद इस तरह से थी कि नेताजी को काले वस्त्र पहने देख, नेताजी को काले वस्त्र पहने देख, एक सज्जन मुस्कुराए, उनके पास आए,
बोले जी मैं आपके श्वेत वस्त्रों के त्याग का कारण जानना चाहता हूँ। एक सज्जन मुस्कुराए, उनके पास आए, बोले कि मैं आपके श्वेत वस्त्रों के त्याग का कारण जानना चाहता हूँ। नेताजी प्रत्युत्तर में बोले, ऐसा है, मैं बेदाग रहना चाहता हूँ। तो ये एक छोटी सी कविता थी। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये 7वीं 8वीं में आपने लिख डाली, 7वीं 8वीं में लिख डाली, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है सर। तो मैं भी कर रहा ये प्रयास ये रहा कि कुछ इस तरह की चीजें लिखी जाएं कि अब वो उस वक्त से ही मेरे अंदर मुझे लगता है एक गंभीरता पता नहीं कैसे आ गई थी। कुछ जितना भी मैंने स्कूल में भी लिखा, तो भले ही उसमें कविता के लिहाज से देखें, कविता के शिल्प के लिहाज से देखें, तो बहुत कच्ची कविताएं रही हैं। वो ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी हूँ, लेकिन गंभीरता के लिहाज से मुझे लगता नहीं कि वो कहीं कम रही होंगी उस वक्त भी। सर इतना मैं ये कह सकता गंभीरता के लिहाज से कम का सवाल नहीं है, ये अति गंभीर थी आपकी उम्र के हिसाब से। हूं। जी और दूसरा सर, इस कविता से एक बात साबित होती है कि आप राजनीतिक रूप से बहुत ही चैतन्य थे बचपन से ही। तो जी जी आप जी, शायद शायद राजनीति उसका में कारण, जी सर, उसका कारण भी शायद ये रहा कि मेरे फादर, जी बहुगुणा जी कुछ पूछना चाहते हैं पहले शायद। जी आप बात पूरी कर लीजिए सर, नहीं फिर पूछूंगा। नहीं, वो हाँ जी अवनीश भाई संकोच के मारे कुछ बातें बताएंगे नहीं, मैं बता देता हूँ। आपके जी पिताजी जी उत्तराखंड के बहुत जाने माने समाजकर्मी, राजनीतिक कर्मी और आंदोलन कर्मी रह चुके हैं, रह चुके तो जी हैं। और उत्तराखंड की पत्रकारिता में जब छोटी छोटी पत्रिकाएं निकला करती थी और जनपक्षी पत्रिकाएं निकलती थी, अभी भी निकलती है, इनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान उसमें रह चुका है। बड़ा बड़ा नाम है। जो पुराने लोग, जो 60-70 साल से ऊपर के लोग हैं, वो आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। और जी ये संयोग की बात है कि आपके पिताजी और मेरे पिताजी बहुत अच्छे मित्र भी हुआ करते थे। जी जी जी, हाँ मुझे पता है, थोड़ा बहुत मुझे इसकी जानकारी है। आदरणीय ये कामेश्वर आपके बहुगुणा जी शायद आपके भाई। वो कई बार जी आपके जी आपके पिताजी मेरे यहाँ कई बार आ चुके हैं इस घर में। जी जी, हाँ जी। तो तो और सर, मैं ये भी कहना चाहूंगा बहुगुणा जी, आप भी स्वयं इतने प्रतिभाशाली लेखक हैं, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता नहीं, होती है ये अभी देखकर आपके बारे कि में बात हो रही है। अभी जी जी, अभी शिक्षक शिक्षक मैं एक सेंटेंस में सिर्फ कहना चाहूंगा कि शिक्षक संघ में एक इतने प्रतिभाशाली लेखक जो एक संघ की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ शिक्षक संघ में। तो ये बड़ा आशान्वित करता है हमें ये कि प्रतिभाशाली लोग जो है शिक्षक संघ की राजनीति में भी हैं। जी मेरे तो कोई काम नहीं है, सर, फालतू आदमी। आप जी दोनों को बधाई हो सर कि आप दोनों की दोस्ती जो है दूसरी पीढ़ी में पहुंच गई है। जी जी, तो उम्मीद है कि तीसरी पीढ़ी में भी ये जारी रहेगी। आप रहते भी अगल बगल ही हैं, पड़ोस के शहरों में। जरूर तो जरूर उनियाल जरूर। सर, उनियाल सर, मैं आपसे अभी बहुत सारी फरमाइशें आने लगी हैं। हमारे अतुल शर्मा जी कह रहे हैं गजल भी बहुत अच्छी लिखते हैं, सुनाएंगे। तो सर सब जी जी सुनेंगे, धीरे गाते धीरे सुनेंगे। जी जी अभी अभी हम थोड़ा सा गजल की ओर थोड़ी देर में बढ़ेंगे सर। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे सर, आप कवि हृदय हैं और शिक्षक हैं गणित के। जी जी। ये हिसाब किताब थोड़ा सा मुझे और समझना है कि जब आप गणित पढ़ाते हैं तो वहां पर क्या ये अपनी कविताओं का, साहित्य का कुछ इस्तेमाल हो पाता है? जी, अब प्रयास तो रहता है, क्योंकि आदमी जैसा भीतर से होता है वैसा बाहर भी झलक जाता है, भले ही विषय कोई भी पढ़ाए। और बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जब 20 साल के अपने अध्यापन में ये महसूस किया कि जो हमारी धारणाएं बनी हैं कि गणित का अध्यापक इस तरह का होता है, गणित का अध्यापक बहुत तकनीकी बातें करता है, गणित का अध्यापक बहुत नीरस होता है, ये कुछ ऐसी धारणाएं जो अदृश्य रूप से जो है कहीं ना कहीं बनी हुई रहती हैं स्कूलों में, मैंने महसूस किया। तो इन धारणाओं को तोड़ने का भी मैंने प्रयास किया। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं सर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपने जो ये पकड़ा हुआ है ना, इसको छोड़ भी देंगे तो भी आवाज बढ़िया आएगी, छोड़ दीजिए इसको। अच्छा अच्छा, जी ठीक आ रही है। हाँ, हाँ आप बोलिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमारे स्कूल में या हमारे शिक्षा जगत में एक ऐसा माहौल, पता नहीं क्यों इस तरह की धारणाएं बनती है, विषय के हिसाब से इंसान को भी देखा जाने लगता है। तो जैसी बात आती है कि गणित का टीचर है तो उसकी एक अलग सी इमेज बन जाती है कि बड़ा खतरनाक टाइप का होगा और बहुत मारता होगा, इस तरह की धारणाएं बनती। लेकिन मैंने इन धारणाओं को ये तोड़ने का प्रयास किया। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने 19-20 सालों में बच्चों को एक थप्पड़ भी नहीं मारा और मुझे कभी मारने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। और दूसरी बात ये कि जब मैं पढ़ाता था, तो क्योंकि साहित्य आपको भाषा का एक संस्कार देता है, ऐसा मेरा मानना है, बेसिकली भाषा का एक संस्कार देता है और भाषा को लचीला बनाता है, उसको इस्तेमाल करने का एक शऊर आपको देता है साहित्य।
तो मैंने अपने गणित शिक्षण में भी इसका उपयोग करने की कोशिश की। मैं बच्चों से बहुत सरस किस्म की बातें करता था, मैं ऐसे बहुत टेक्निकल बातें नहीं करता था जैसे गणित के अध्यापक करते हैं। और बहुत बार उनको प्रोजेक्ट भी ऐसे ही देता था जिसमें कि इस तरह के सेंटेंस यूज हो जहां पर वो बहुत गणितीय ना लगे, बात तो गणित की हो, उद्देश्य तो हमारा गणित ही रहेगा, लेकिन उसकी भाषा ऐसी थी कि बच्चे उसको मजा लेते थे। जैसे मुझे याद है जब मैं 11th-12th में बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए देता था, स्टेट पे बेस्ड होता था, स्टैटिस्टिक्स का एक पोर्शन है मैथ्स में, तो मैं बच्चों को कहता था, बच्चों ये बताओ कि तुम्हारे क्षेत्र का कौन सा गांव सबसे ज्यादा जवान है। तो गांव जवान है, और उसका वो जो उद्देश्य होता था वो ये होता था कि बच्चे अपने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें अपने गांव में रहने वाले लोगों की, उनकी डेटा टेबल बनाएं, उनको टेबुलर फॉर्म में लाएं और फिर देखें कि एवरेज एज क्या है। तो कहने को मैं ये भी कह सकता था कि बच्चों ये बताओ कि तुम्हारे गांव में एवरेज एज कितनी है, लेकिन मैं ऐसा ना कहता था कि बच्चों ये बताओ तुम्हारे गांव कितना जवान है और किसका गांव सबसे बूढ़ा है, किसका गांव सबसे जवान है पूरे क्षेत्र में। तो ऐसा करके मुझे लगता था कि बच्चे को एक अतिरिक्त रूप से आनंद मिलता था और वो उसको बहुत बोझ नहीं समझता था। साथ ही कई बार तो, क्योंकि ये बच्चे सब जानते थे कि मैं लेखन से जुड़ा हूँ, कई बार 26 जनवरी 15 अगस्त में इस तरह के मौके आते थे जब बोलना होता था, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे प्रभावित हो गए थे और वो लेखन की ओर भी बढ़ गए थे। कई बच्चे ऐसे हैं जो आज भी काफी अच्छा लेखन कर रहे हैं और मुझसे उस वक्त सलाह लेते थे। तो मेरे प्रयास रहता था कि बच्चों को जो है किस तरह से साहित्य की ओर भी बढ़ाया जाए, और कई बार तो ऐसा भी होता था कि मुझसे क्लास में ही फरमाइश हो जाती थी कि सर आज आप कुछ कविता में बताइए, कविता पढ़ाइए, कुछ गजल के बारे में कुछ बात कीजिए, तो मैं वो भी करता था। अच्छा, दूसरी बात, मैं बच्चों के लिए कुछ बाल गीत भी लिखा करता था उस वक्त जब स्कूलों में था। तो ऐसे मैंने कई बाल गीत लिखे जिन्हें बच्चों ने गाया भी है स्कूलों में, 26 जनवरी 15 अगस्त के मौकों पर उन्हें गाया है। इवन में एक प्रार्थना मैंने लिखी थी, तो वो प्रार्थना कई स्कूलों में आज भी गाई जाती है। तो मेरा ये प्रयास रहता था कि अगर मेरा साहित्य से जुड़ाव है तो मैं बच्चों को भी कुछ दे सकूं, स्कूल में भी उसको कहीं ना कहीं ढाल सकूं। और अब ये कहाँ तक मैं सफल हो पाया, कहाँ तक सफल नहीं हो पाया, ये बात अलग है, लेकिन मुझे लगा कि इससे मेरी एक अलग पहचान तो स्कूल में बन गई थी और बच्चे मुझे शायद पसंद करने लगे थे। तो एक साहित्य प्रभाव था कि वो मुझसे डरते नहीं थे। बच्चे जैसे गणित के अध्यापक के पास नहीं आते, घबराते हैं, तो ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं था। बच्चे मेरे साथ बहुत फ्रैंक थे, मुझसे खूब बातचीत करते थे और हर तरह की बातचीत किया करते थे। जी बढ़िया सर, बहुत जी बढ़िया। जी सर, गणित पर भी आपने कोई कविता कभी लिखी कुछ जिसमें जी गणित जी के? अभी मैं आपको एक विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि एक मेरा प्रोजेक्ट था कि मैंने कुछ गीत बच्चों के लिए तैयार किए थे। उनमें एक गीत जी गणित का गीत था, गणित का गीत। जी लेकिन वो एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि उसको रिकॉर्ड करूंगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में वो आएगा। तो उसको मैंने शुरुआत में मुखड़ा अंतरा जो है थोड़ा बहुत कोशिश भी करी, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाया वो प्रोजेक्ट। तो एक गीत मैंने गणित पे लिखा है, उसमें सारे फॉर्मूले हैं। a वाह प्लस बी होल इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इस तरह से फॉर्मूलों को मैंने उसमें ढालने का प्रयास किया, लिखा है, लेकिन अभी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अभी उम्मीद करता हूँ कि आगे भविष्य में उसको करवा पाऊंगा। जी कोई बात नहीं सर, आप बहुगुणा जी की तरह ऑफ द रिकॉर्ड सुना दीजिए उस गीत को। झलक झलक एक्चुअली अभी तो शुरुआत की प्रोसेस में है, मैं आपको उसको कभी सुनाऊंगा ढंग से। वैसे उसकी अच्छा, शुरुआत क्या है कि लेके सुरों के रंग खेलें गणित के संग। उसका जो आरंभिक क्या उसका मुखड़ा है, लेके सुरों के रंग खेलें गणित के संग, वाह। बहुत बढ़िया। ये है। फिर तो उसका सर, जो धुन भी है उसको, हम चाह रहे थे कि हमारे शो के माध्यम से सौभाग्य मिलता, हमारे दर्शक उस गीत को सबसे पहले शो के माध्यम से सुनते, लेकिन जब अभी आप जब रिकॉर्ड होगा तो तब मैं आपको जरूर पेश करूंगा। नहीं, हम ऑफ द रिकॉर्ड सुनाने को बोल रहे हैं सर, बहुगुणा जी की भाषा में। तो अभी मुझे ठीक तरह से वो भी पूरा याद भी नहीं है, क्योंकि उसमें कई चीजें आगे ना। तो मैंने उसकी अच्छा शुरुआत बता दी है और अच्छा गीत है वो, मतलब धुन वगैरह उसकी ठीक बनी है। जी, कभी अच्छा, आपको आगे कभी सुनाएंगे जरूर। वाह, जी बिल्कुल सर, जरूर सुनेंगे। और वो आप जब भी उसको रिकॉर्ड करेंगे हम तक पहुंच जाएगा, ऐसी उम्मीद है। जोशी सर जी कुछ जी पूछना जरूर चाह जरूर। रहे थे? नहीं, मैं जब गीतों की बात चली उनियाल जी, तो मैं हमारे जी सर। प्रोग्राम में कुछ समय पहले जी शायद 2 हफ्ते पहले एक मध्य प्रदेश के टीचर आए थे, दशरथ मसानिया। जी सर। उन्होंने गणित को लेके बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारी कविता। आपने वो शो देखा हमारा? नहीं देखा होगा शायद, नहीं या वो उनकी शायद मिस, कविताएं कभी आप तक पहुंची? क्योंकि नहीं वो, मैं हमेशा ये मानता हूं कि किसी स्टेट में भी कोई काम हो गया
तो हमको उत्तराखंड में वी शुड नॉट री इन्वेंट द व्हील, हम उसको दोबारा कोशिश करें, हाँ जी क्या करें, तो वो उसका प्रयोग जो उस स्टेट में हो गया उसका फायदा हम ले सकते हैं। जी जी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया, और मुझे लगता है कि वो एटलीस्ट हिंदी भाषी स्टेट्स में तो बहुत जाना चाहिए। तो ये अनुरोध करूंगा कि वो शो को जरूर देखेगा, या भट्ट जी आपको दशरथ मसानिया जी के एड्रेस और वो दे देंगे, और कभी उनको बुलाएं आप SCERT में, तो उनका सम्मान होगा। ये शायद संस्थान का सम्मान होगा ही, उनका भी सम्मान होगा, उनको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे कवि हैं दशरथ मसानिया जी, बहुत आनंद आया जितने भी श्रोता थे हमारे, उनको कविताओं में गणित की डाइट में आप बेसिक लेवल से भी शुरू करते हैं, मिडिल लेवल भी जाते हैं, हायर लेवल पे भी जाते हैं, तो वो मुझे लगता है आपको काफी एनरिच करेंगे उनकी कविता। जी जी, ये मैं अभी तो फिलहाल ये कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में 2-3 प्रश्न और हैं, कालांतर में करूंगा। जी जी जी, हमारे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी SCERT उत्तराखंड ने भी एक इनिशिएटिव इसमें लिया है कि बच्चों को गीत के माध्यम से कैसे सिखाया जाए। इसमें हमने करीब 14 गीत रिकॉर्ड किए हैं गढ़वाली में, और वो YouTube पर उपलब्ध हैं। आदरणीय डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल जी की अगुवाई में एक काम हुआ है, हम सब उसमें शामिल रहे, तो हम सब ने एक एक गीत उसमें लिखे हैं। इसका जो जी आए होंगे शायद, उन्होंने बताया भी होगा। तो उसमें सर 14 गीत हैं, और 14 गीतों के विषय बिल्कुल अलग अलग हैं। और उत्तराखंड को लेकर हैं सारे गीत, जैसे उत्तराखंड के ताल कौन कौन से हैं, उत्तराखंड का और जो भौगोलिक जो एरिया है या वो विशेषताएं, वो एक गीत उसमें है। इस तरह से 14 अलग अलग विशिष्टताओं को लिए हुए गीत हैं, और ये YouTube पर उपलब्ध हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो ये अभी कुछ समय पहले ये काम हुआ है। बाकी हम आगे इस विषयों में भी आगे बढ़ेंगे, विषयवार भी हम गीतों को बनाने की सोच रहे हैं। जी बढ़िया। हमारे दर्शक है सर नियमित हरिचंद भट्टी, वो अनुरोध कर रहे हैं प्लीज सर ये कविता तो होनी चाहिए, लेकिन अब आप जो है याद ही नहीं है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जी जी, जो गणित वाला है। जी जी, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपकी स्मरण शक्ति और मजबूत बनाए, ताकि अगली बार जब आप शो में आए तो गीत सुना सके। अब एक्चुअली जब वो पूरा ढंग से बन जाएगा तभी सुनाऊंगा मैं, वैसे मुझे है याद, लेकिन वो होता क्या है कि वो फिर जब गीत कोई विकसित हो रहा होता है तो उसमें कई तरह के बदलाव भी आते हैं बीच बीच में। तो वो मैं समझ रहा था सर, क्योंकि मैं इन दौर से गुजरता हूँ कई बार, तो बीच में सुनाना संभव नहीं हो पाता है। तो अतुल शर्मा जी कह रहे हैं हमने सुना है, बहुत बढ़िया है। अब देखिए सर, आप ही के मित्रगण जो है बीच बीच में और थोड़ा सा हवा दे रहे हैं कि सुनाना ही पड़ जाए आपको। बहुगुणा जी कुछ कह रहे हैं। अरे अवनीश भाई, ऐसा है कि जो आपका तैयार माल होगा बाद में दे दीजिएगा, अभी कच्चा माल हमको दे दीजिएगा, हम भी हाँ वो एक्चुअली उसमें जो है ना वो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले जो बच्चों को याद नहीं होते हैं, तो वो मेरा प्रयास ये रहा कि ये फॉर्मूले मैं गीत के माध्यम से डालूं, और ताकि बच्चे आसानी से उसको याद कर लें, ये उसका ध्येय है मेनली। बाकी उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत साहित्य मिलेगा, लेकिन क्योंकि वो धुन के हिसाब से भी है। अब वो एक्चुअली उस गीत को सुनने की उत्सुकता इसलिए ज्यादा है कि वो गणित के साथ साथ साहित्य और संगीत भी उसमें है। जी याद आ रहा है धीरे धीरे 2-3 लाइनें सुनाने की कोशिश। अब मैं थोड़ा मुखड़ा आपको हल्का सा गुनगुनाता हूँ कि लेके सुरों के रंग खेले गणित के संग, लेके सुरों के रंग खेले गणित के संग, a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab, a minus b whole square equal to a square plus b square minus 2ab, लेके सुरों के रंग खेले गणित के संग। इस तरह से वो और फॉर्मूले भी हैं उसमें, और अभी उसमें और बहुत सारे बदलाव होने हैं दरअसल, तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि जब पूरा बन जाएगा तब आपको जरूर सुनेंगे। जी जी, अभी अतुल शर्मा जी का मैं कमेंट देख रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे बहुत ही आदरणीय हैं। हम आपको हमेशा बचपन से भाई साहब करके संबोधित करते आए हैं, हालांकि आप उम्र में बहुत बड़े हैं, अनुभव में बहुत बड़े हैं, और अपनी विद्वता में और अपनी प्रतिभा में बहुत बड़े हैं। तो आपका प्रोत्साहन हमें लगातार मिलता रहा है बचपन से,
आप भी इस शो में जुड़े हैं, तो मैं अपनी तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि आप आज मुझे सुन रहे हैं इस तरह से और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। जी, क्या बात, क्या बात। हेलो। ये दोनों जने विदेय हो गए, ये आ गए। उनियाल जी, क्या किया जाए? मैथमेटिक्स के प्रति मेरी जो पर्सनल लेवल पे है वो एक डर है मन में, जी, क्योंकि टीचर जो थे बहुत मारते थे, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में इतना मारा इतनी मारा, तो आई डेवलप सम काइंड ऑफ हेट, और मेरी जेलसी होती है कि उनियाल जी को मैथमेटिक्स इतना अच्छा क्यों आता है, मुझे क्यों नहीं आता। वो एक मैंने हजारों लाखों टीचर्स के संपर्क में आया, जब टीचर मुझसे कहते ना आई टीच साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो मेरे को लगता है यार क्या कितने भाग्यशाली रहे होंगे ये लोग कि मैथमेटिक्स और गणित इनको आया, जैसे दुरू विषय जिसको हम मान लेते हैं वो इनको आए। तो क्या कर, मैं इस एज में मान लिया कुछ करना चाहता हूँ, मैं 6ठी 7वीं 8वीं का मैथ सीखना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए मुझे सर मैं अपनी बताना फाउंडेशन चाहूँगा, को जैसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए? अभी मैंने जैसे आपको कहा कि धारणाएं बहुत काम कर रही है शिक्षा में, तो हाँ, गणित के प्रति भी जो एक धारणा बना दी गई है, मैंने खुद पहाड़ में जब शिक्षण किया तो मैंने महसूस किया कि पहाड़ों में एक ऐसी धारणा बन गई है कि गणित बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहूंगा अपना अनुभव। जब मैंने 11वीं में गणित पढ़ाना शुरू किया, जब मेरा नए नए अपॉइंटमेंट हुआ, तो मुझे बच्चे ढूंढ के नहीं मिल रहे थे। मतलब 11वीं में बच्चे एडमिशन लेने को तैयार नहीं थे, और खासतौर पर लड़कियां तो इतना दूर भाग रही थी कि जैसे पता नहीं कौन सी बला है गणित। तो मुझे अलग से उनकी काउंसलिंग करनी पड़ी, खासतौर पर लड़कियों की, क्योंकि उनके मन में बिठा दिया गया था कि गणित बड़ा मुश्किल विषय है। हाँ, प्री कंसीव और नोशंस होते हैं। जी जी जी, तो उसके कारण उनको मुश्किल लगने लगा था, मुझे लगता है, जबकि इसमें मुश्किल जैसा कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि रुचि पैदा करना, ये गणित के अध्यापक के आगे सबसे बड़ी चुनौती होती है, गणित में बच्चे की रुचि पैदा करना। अगर वो रुचि पैदा कर पाया तो वो सफल है। दूसरी बात ये मुझे लगा है कि गणित की जो प्रकृति है वो है मूर्त से अमूर्त की ओर की, यानी कि जो चीजें हैं वो अमूर्त शेप में हमारे सामने आती हैं बाद में, लेकिन पहले उसको मूर्त रूप में हमें बच्चे तक पहुंचाना चाहिए, वैसे जो कि हम नहीं कर पाते हैं। अक्सर गणित के अध्यापक इसमें फेल हो जाते हैं कि बच्चे के सामने कुछ रखकर और फिर उसको जो है गणित की धारणाओं के प्रति उसको अवगत कराना और उसमें फिर उसको आगे बढ़ाना, तो यानी कि कुछ करके दिखाना और कुछ करके सिखाना, वो जो एक प्रोसेस है वो शायद उतना नहीं हो पाता है स्कूलों में। इसी कारण बच्चे शुरू में उससे दूर भागने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गणित का व्यवहारिक जीवन से कोई नाता वो नहीं बिठा पाते हैं। उन्हें लगता है कि गणित का आखिर आगे लाभ क्या है जीवन में, वो लाभ भी हम बच्चे तक नहीं पहुंचा पाते। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंटरेस्ट जो क्रिएट होना चाहिए बच्चे का, वो इंटरेस्ट ही हम क्रिएट नहीं कर पाते, और बचपन में ही छोटे में ही बच्चा जो है गणित से हेट करने लगता है। और दूसरी बात ये भी होता है, मैंने जैसे बताया, एक बहुत बड़ा पक्ष है कि टीचर अनुशासन के नाम पे बहुत ही सख्त हो जाते हैं कई बार। उन्हें लगता है किसी न किस तरह से बच्चे को रटाना है, पहाड़ा रटाना है तो रटाना है, चाहे जो है मारपीट करके रटाना पड़े, चाहे कैसे करना पड़े, उनका टारगेट ही होता है कि उसको रटाना है। तो जो रटंत विद्या जो हमारे विद्यालयों में काम करती रही सालों तक, उसके कारण भी बच्चे गणित से दूर होते रहे, वो उसको समझने का प्रयास नहीं कर पाए गणित को, और टीचर उसको ढंग से समझाने का प्रयास नहीं कर पाए, मुझे लगता है। तो ये कारण रहा। और जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ चेंज देख पाते कि हमारी पीढ़ी जो थी उसमें टीचर जो थे वो फिजिकल वायलेंस उसमें होती थी, मारते थे, बहुत मारते थे। आजकल बैन है, या समझिए इट्स ए पनिशमेंट, इट्स ए सिन टू टच द चाइल्ड। और आपको लगता है कि कुछ ऐसा अंतर आया पिछले 20-30 सालों में कि अब बच्चे मैथमेटिक्स, क्योंकि टूल्स काफी डेवलप हो गए हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं और चीजें आ गई हैं, तो उससे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बच्चे अब लेते हैं। बिकॉज जो हमारी आईआईटी की स्थिति है, जो हमारी आईआईएम्स की स्थिति है, उसमें मैथमेटिक्स और जो बाहर हम जा रहे हैं सॉफ्टवेयर में, वो चाहे कैसी नॉलेज हमने क्रिएट की हो, कैसा ही सेक्टर हम डेवलप कर रहे हो, लेकिन मैथमेटिक्स में एक इंटरेस्ट आया है लोगों को। तो आपको लगता है कि ठीक है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में एक तो ऐसा भी हुआ है कि अब पढ़ाने का ढंग थोड़ा बदला है। अब टीचर ये समझने लगे हैं कि मारना पीटना जरूरी नहीं है। और पब्लिक स्कूल्स में तो खासतौर पे ये लिख दिया जाता है कि फिजिकल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड, है ना। तो फिजिकल पब्लिक स्कूलों में तो बिल्कुल बैन है, और सरकारी विद्यालयों में भी अब टीचर थोड़ा सा चेंज हो गए हैं।
उसके कारण ऐसा भी हो रहा है कि अब बच्चे जो है रुचि ले रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि अब गणित तरह तरह से आपके जीवन में आ रही है। गणित जो है मोबाइल के माध्यम से भी आ रही है गणित, और क्योंकि गणित का मतलब कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन से बच्चा कई कई जगह रूबरू, मतलब उसको यूज कर रहा है, और जाहिर तौर पे उसको बहुत ज्यादा जो है एक्सपोजर मिल रहा है बच्चे को इसको कई तरह से। पहले बच्चे को इतना एक्सपोजर शायद नहीं मिलता था, पहले वो केवल स्कूल तक ही सीमित रहता था, कुछ किताबों तक सीमित रहता था। अब बच्चा एप्लीकेशन हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, इंटरनेट पे तमाम तरह के सोर्सेस हैं, उनसे भी बच्चा सीख रहा है। और दूसरी बात, अवेयरनेस भी बढ़ गई है गणित के प्रति, क्योंकि गणित से बहुत सारे जो कैरियर के मामले में बहुत सारे जो है अवसर मिलते हैं बच्चों को। खासतौर पर जैसे MCA है, BCA है, जो कंप्यूटर का जो फील्ड है, वहां पर गणित होना जरूरी है। और कंप्यूटर हमारे पूरे जीवन में एक तरह से प्रवेश कर गया है, तो अगर कंप्यूटर सीखना है तो गणित भी कहीं ना कहीं सीखनी है। तो एक कंप्यूटर का जब से प्रभाव बढ़ा है, तो गणित के प्रति भी बच्चों का रुझान बढ़ा है, ऐसा मुझे लगता है। और बच्चे उसको सीख रहे हैं, और अब मुझे लगता है अब नहीं है बच्चों में डर, इतना ज्यादा डर नहीं। अब बच्चे उसको अब दूसरी बात एक और भी है कि जो सिलेबस है वो भी काफी आसान हो गया है। आसान से मेरा मतलब ये है कि जैसे हमारे टाइम पर मैं बताऊं आपको, तो यूपी बोर्ड हुआ करता था, और यूपी बोर्ड में जो बड़े स्तर की पढ़ाई होती थी, 11th-12th की पढ़ाई, उसमें हमने 6 किताबें पढ़ी हैं गणित, 6 किताबें। और 6 किताबों में पूरा का पूरा जो कोर्स जो है 12वीं में आता था, 6 किताब का। यानी कि बच्चे को पूरी 6 के 6 किताबें ढंग से पढ़नी पड़ती, तब जाके वो 12वीं का पेपर दे पाता था। टफेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, यूपी बोर्ड था जी, तो शायद उससे भी कतराते हूँ बच्चे। और दूसरी बात ये भी थी कि फेल बहुत होते थे हमारे वो। मुझे ध्यान है कि यूपी बोर्ड में 25% रिजल्ट रहा करता था, यानी कि 100 बच्चों ने अगर पेपर दिया तो 75 तो फेल ही हो जाते थे, 25 बच्चे जो है पास होते थे। तो तब भी डर बैठता था, उसका भी डर होता था। लेकिन अब ये डर गायब हो गए, अब सारे बच्चे पास हो रहे हैं। जी बहुगुणा सर कुछ बोल रहे हैं जी। यूपी बोर्ड का जिक्र मत करिए साहब, मैं बहुत डरा हुआ इंसान हूँ। हाई स्कूल में सप्लीमेंट्री आई गणित में, और इंटर में गणित से पास हुआ। उसके बाद मैंने गणित को ना बोल दी, मैंने कहा भैया तो उसका नाम ही बदलो, बड़ी मुश्किल से गणित का डर, आप फिर दोबारा डरा रहे मेरे को। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम ज्यादा डरेंगे तो हमारे दर्शक भी डर के भाग जाएंगे, गणित का बात ज्यादा सुनेंगे तो अब हम सब कुछ साहित्य की तरफ लौटते हैं वापस। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा ही गंभीर होती है मामला जो है, फिर बड़ा गंभीर हो जाएगा, बहुगुणा जी सबसे पहले भाग जाएंगे। तो कुछ सर कुछ गणित के अलावा कुछ सुनाइए अब आप, जो आपने लिखा है। और आपका जो प्रिय सर क्या गजल है, गीत है, या क्या, किस विधा में सबसे ज्यादा आपने लिखा? जी सर, शुरुआत तो मेरी कविताओं से हुई, जो सामान्य जिन्हें अतुकांत कविताएं कहते हैं। अतुकांत कविताएं मैंने बहुत लिखी है। और उसके बाद मेरा रुझान गजल की ओर हो गया। तो क्योंकि विधा मुझे ऐसी लगी कि गजल में वो सामर्थ्य है कि आप 2 पंक्तियों में वो बात कह सकते हैं, एक शेर में वो बात कह सकते हैं, जिसको कहने के लिए आपको पूरी कविता लिखनी पड़ती है। तो वो सामर्थ्य उसके अंदर, विधा के अंदर है। हालांकि बड़ी विकट विधा भी है वो, उससे बहुत डरते भी हैं लोग, क्योंकि उसका जो विधान है वो सख्त है। उसमें बहर है, रदीफ है, काफिया है। अगर कहीं पर भी आप चूकते हैं तो लोग उसको खारिज कर देते हैं सीधे सीधे। तो एक डर भी बना रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका आकर्षण बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है आज कवि सम्मेलनों में भी गजल छाई रहती है हर तरह से। तो जैसा आपने आदेश दिया कि एक कोई कविता सुना दें, तो नहीं सर, आप कार्यक्रम में तो आपका आदेश चलेगा आज। जैसा आप कहेंगे। जी जी सर, स्वागत है। एक कविता है सर, मैं एक अतुकांत कविता मैंने लिखी थी बहुत पहले। इसका शीर्षक है रोटी। असल में ये कविता उन बच्चों को संबोधित करती है और उन बच्चों की पीड़ा को सामने लाती है जो कि स्कूलों से कोसों दूर हैं और जो गरीबी की मार झेल रहे हैं, और जो रोटी के कारण जो है, केवल एक रोटी ना मिलने के कारण सारी मुसीबतों में घिरे हुए हैं, शिक्षा से दूर हैं, तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, और कूड़ा करकट बीनने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि सड़कों में बहुत सारे बच्चे जो है सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो वो कूड़ा बीन रहे होते हैं। एक दिन मुझे भी इस तरह की एक बच्ची दिखाई दी, तो कविता लिखने को मैं प्रेरित हुआ। तो इस कविता का मर्म आप समझ सकेंगे मुझे लगता है। तो देखिए, कविता इस तरह से है कि मैं कविता लिखूंगा तुझ पर ओ बच्ची,
मैं कविता लिखूंगा तुझ पर ओ बच्ची कि तेरे मासूम हाथों में खिलौनों की जगह कूड़े का थैला आया आखिर क्यों। मैं कविता लिखूंगा तुझ पर ओ बच्ची कि तेरे मासूम हाथों में खिलौनों की जगह कूड़े का थैला आया आखिर क्यों, कि शहर के घरों से निकली इस गंदगी के ढेर में, कि शहर के घरों से निकली इस गंदगी के ढेर में हाथों को फंसाए तू, हाथों को फंसाए तू ठीक उस वक्त पर जब स्कूलों में पहली घंटी बजती है, क्या ढूंढ रही है। हाथों को फंसाए तू ठीक उस वक्त पर जब स्कूलों में पहली घंटी बजती है, क्या ढूंढ रही है। शायद वो रोटी, शायद वो रोटी जो तेरे हिस्से में थी लेकिन कई टुकड़ों में बंटकर पक रही उन आलीशान घरों में जिनमें कि तुझ जैसों का अंदर आना मना है। शायद वो रोटी जो तेरे हिस्से में थी लेकिन कई टुकड़ों में बंटकर पक रही उन आलीशान घरों में जिनमें कि तुझ जैसों का अंदर आना मना है। मैं कविता लिखूंगा तुझ पर ओ बच्ची, मैं कविता लिखूंगा तुझ पर ओ बच्ची, मगर पूछ लूं पहले अपने उन रहनुमाओं से, अपने उन रहनुमाओं से जो लंबी राह चलकर भी अभी तुझ तक नहीं पहुंचे, जो लंबी राह चलकर भी अभी तुझ तक नहीं पहुंचे, कि तेरी मूक आंखों में जो सवाल हैं गहरे उनका जवाब पाने में अभी कितना वक्त लगना है, कि तेरी मूक आंखों में जो सवाल हैं गहरे उनका जवाब पाने में अभी कितना वक्त लगना है। वादों के जंगल में अभी कितना भटकना है, वादों के जंगल में अभी कितना भटकना है। मैं कविता लिखूंगा तुझ पर ओ बच्ची, मैं कविता लिखूंगा तुझ पर ओ बच्ची, मगर पहले आश्वस्त जरा हो लूं, मगर पहले आश्वस्त जरा हो लूं कि उसको पढ़ने वालों में होगी संवेदना बाकी, कि उसको पढ़ने वालों में होगी संवेदना बाकी, कि उनकी आंखें होंगी नम, कि उनकी आंखें होंगी नम कविता में जब तू रोएगी। मुझे डर है कि तेरे आंसू कहीं बेकार ना जाएं, मुझे डर है कि तेरे आंसू कहीं बेकार ना जाएं, कागज तक ही रहें दिलों में पहुंच ना पाएं, कागज तक ही रहें दिलों में पहुंच ना पाएं। मैं कविता लिखूंगा तुझ पर ओ बच्ची, मैं कविता लिखूंगा तुझ पर ओ बच्ची, मगर पहले अपनी उलझन ये सुलझा लूं, मगर पहले अपनी उलझन ये सुलझा लूं कि तुझे देखकर क्यों मैंने ये कलम उठाई, कि तुझे देखकर क्यों मैंने ये कलम उठाई, पकड़ के तेरी कलाई तुझे राह उजाले की आखिर क्यों ना दिखाई, तुझे राह उजाले की आखिर क्यों ना दिखाई। शायद इसलिए कि तेरी तरह ही मैं भी, शायद इसलिए कि तेरी तरह ही मैं भी फरेबों साजिशों के अंधेरों में खड़ा हूं और रोशनाई में कलम की रोशनी को ढूंढ रहा हूं, रोशनी को ढूंढ रहा हूं, रोशनी को ढूंढ रहा हूं। तो ये एक कविता थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, तो क्या बात। अब एक सर, आप यदि संवेदनशील, आपने एक संवेदनाओं के तारक संवेदनशील मन ही कर सकता है ऐसा, संवेदनशील मन धन्यवाद, ही ऐसा लिख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही कमाल सर, बिल्कुल एकदम मन के अंदर उतर जाने वाली और सवाल छोड़ने वाली कविता है। हम सब के लिए ये सवाल छोड़ती है। जी जी जी। तो इस तरह की कुछ कविताएं मैंने लिखी हैं, बहुत छोटी कविताएं लिखी हैं, ज्यादा बड़ी नहीं लिखी मैंने। एक कविता मैं आपको और सुना रहा हूँ, अतुकांति कविता है ये भी। ये जी जो सर। पहाड़ से जो पलायन हो रहा है उसका एक दृश्य मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पहाड़ से जो जी पलायन हो रहा है उस पर, इसका शीर्षक है पगडंडी। पगडंडी इसका शीर्षक है। पहाड़ी गांव की ओर, पहाड़ी गांव की ओर चढ़ती हुई वो पगडंडी मर रही है धीरे धीरे। देखिए पगडंडी का मरना महसूस कीजिए तो शायद आपको कविता का आनंद आएगा। पहाड़ी गांव की ओर चढ़ती हुई वो पगडंडी मर रही है धीरे धीरे, क्योंकि
उस तक पहुंचने वाले लोग, एक सेकंड जरा, मुझे शायद बीच से एक लाइन जरा मिस हो रही है, मैं इस पे देख रहा हूँ इसको। पहाड़ी गांव की ओर चढ़ती हुई वो पगडंडी मर रही है धीरे धीरे, क्योंकि उसे पहुंचना था जहां, क्योंकि उसे पहुंचना था जहां उस गांव के अधिकांश घर पहले ही तोड़ चुके हैं दम। क्योंकि उसे पहुंचना था जहां उस गांव के अधिकांश घर पहले ही तोड़ चुके हैं दम। कुछ दिनों में इधर उधर से उगती हुई घास, कुछ दिनों में इधर उधर से उगती हुई घास ढक लेगी उसे पूरी तरह, और भूल जाएंगे लोग कि वहां कभी कोई पगडंडी थी, और भूल जाएंगे लोग कि वहां कभी कोई पगडंडी थी। तो ये एक छोटी सी कविता थी। ये पलायन के एक चित्र को यहाँ पर मैंने पेश करने का प्रयास किया। बहुत सुंदर आपने शब्द चित्र खींचे सर पलायन के ऊपर। और आपके एक मित्र हैं, शो में आए भी हैं पहले हमारे साथ भी, और बहुत वो भी आपकी तरह बहुत संवेदनशील मेहनती शिक्षक हैं, मोहन चौहान जी। उन्होंने एक सवाल आपके लिए छोड़ा है सर, मैं कमेंट्स में उसको लाइव दिखा रहा हूँ। वो पूछते हैं कि अवनीश जी, आपने अपने शिक्षण काल में बहुत से रचनात्मक कार्य किए, कभी आप यहाँ जहाँ भी अभी आप जहाँ कार्यरत हैं वहाँ के प्रशासनिक और व्यवस्थागत ढांचे में आप किस तरह से अपनी रचनात्मक कल्पनाओं को शिक्षण अधिगम के लिए संस्थागत योजनाओं को संचालित कर पा रहे हैं? जी मोहन चौहान जी बहुत ही कर्मठ शिक्षक हैं और हमारे बहुत पुराने साथी भी हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब मैं मार्शल स्कूल देहरादून में था, मार्शल पब्लिक स्कूल देहरादून में मैंने शिक्षण कार्य किया, तो मोहन चौहान जी भी वहाँ उसी की एक ब्रांच में थे। नाम बड़ा खतरनाक है सर, मार्शल पब्लिक स्कूल। जी, देहरादून में है। यहाँ से मैंने शिक्षण अपना शुरू किया था। आईसीएसई बोर्ड का स्कूल है। तो जैसे चौहान जी ने कहा कि अपनी रचनात्मकता को आप कैसे एससीईआरटी में उसको उपयोग कर पा रहे हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया, असल में एससीईआरटी का जो वर्तमान में जो ढांचा है या जो उसके जो काम हो रहे हैं जिस तरह के, उसमें हमें बहुत सारे ऐसे काम भी मिल जाते हैं जो कि बहुत रचनात्मक नहीं होते और वो हमें करने होते हैं। एक तो मैं ये बताऊं कि एक हमारी दिक्कत ये रही है, जहां हमारा बस नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि जब जब संभव हो तो कुछ इस तरह के काम किए जाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमने गढ़वाली गीतों का हमने गढ़वाली गीत जो है कुछ रिकॉर्ड किए हैं हटवाल जी की अगुवाई में, और इससे पहले पिछले साल हमने हटवाल जी की अगुवाई में एक प्रोजेक्ट हमने किया था। उसमें एक किताब हमने हर बच्चे के लिए, मतलब प्राथमिक से लेकर इंटर तक के बच्चे के लिए कुछ किताबें डेवलप की थी, और उन किताबों का जो थीम था वो था स्वच्छता। और वहाँ स्वच्छता की बात हमने सीधे सीधे नहीं की, वहाँ कविता और कहानियों के माध्यम से और नाटकों के माध्यम से बात हमने की थी। उम्मीद है कि वो किताब शायद स्कूलों तक पहुंच भी गई होगी। ये स्वजल की एक परियोजना थी, उसके तहत उसमें काम हुआ था। तो उसमें कुछ कविताएं मैंने भी लिखी थी और एक आध नाटक भी लिखा था। ये सब चीजें उसमें हमने डाली थी अपनी तरफ से। तो ये भी एक हमारा एक महत्वपूर्ण काम था, और ये मुझे लगता है बच्चे इसको पढ़ रहे होंगे शायद। इसके अलावा गणित में भी, क्योंकि मेरा मुख्य विषय गणित है और मुझसे अपेक्षा की जाती है कि मैं गणित में भी कार्य करता रहूं, तो मैंने एक बहुत ही मुझे अपनी तरफ से लगता है कि बहुत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर लॉन्च किया है। वो है अबेकस के माध्यम से सीखना सिखाना। अबेकस एक गणितीय टूल है, उसको हमने पूरे स्टेट में लॉन्च कर दिया उस प्रोग्राम को, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है बताते हुए कि 15,000 से ज्यादा बच्चे प्राथमिक विद्यालयों के उससे लाभान्वित हो रहे हैं। वो अबेकस के माध्यम से गणित को सीख रहे हैं। चलिए सर, उनियाल सर, ये जो आप कार्यक्रम बता रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सारे कार्यक्रम एक सिस्टम के अंतर्गत है। उनका सवाल ये था कि आप अपनी रचनात्मकता को कैसे इसमें बचा के रख पाते हैं, कैसे इसमें इस सब प्रशासनिक कामों के बीच से रचनात्मक हो पाते हैं, वो इनका सवाल है। जी, अब मैं रचनात्मकता को बचाए रख पाया हूँ, इसलिए आज यहाँ पर हूँ, आपके साथ हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये मेरे व्यक्ति, जी मुझे वाकई इसके लिए जी, तो काफी मेहनत मुझे इसके लिए करनी पड़ती है, मुझे लगता है रचनात्मकता को बचाए रखने के लिए। सरकारी सिस्टम में देखिए, सरकारी में असरकारी रहना हर किसी के लिए चैलेंज है। जो भी सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, जो भी रचनात्मक लोग सरकारी विभागों में जहां भी काम कर रहे हैं, असरकारी रहना उनके लिए एक चैलेंज रहता है, यानी कि असर पैदा करना चाहिए। हमारा शो सर उन सरकारी शिक्षकों का है जो असरकारी भी हैं, इसलिए आप यहाँ पर
जी जरूर जरूर, तो इसीलिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि बहुत ही असरकारी शो है आपका, इसलिए धन्यवाद जी सर, धन्यवाद। आप सर गजल हो जाए एक, जी जी। बहुगुणा जी, सर कुछ कहना और चाह रहे हैं? और असर बढ़ जाएगा थोड़ा गजल के बाद। मैं वही कहना चाहता था कि आप गायक भी बहुत बढ़िया हैं, थोड़ा जी। नहीं आप गायक भी बहुत बढ़िया हैं। नहीं, ये तो वही मैं नहीं मानता हूँ। गायन गायन भट्ट तो जी ने खैर कह मेरा दिया। शौक रहा। जी जी, वो तो एक शौक रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बढ़िया गायक हूँ या मुझे कोई संगीत की बहुत अच्छी जानकारी है। वो एक शौक रहा है, मैंने शौकिया तौर पर कुछ गढ़वाली में भी गीत लिखे हैं और कुछ गीत यूट्यूब पर भी आ गए हैं। और कुछ गायकों ने भी वो गीत गाए हैं। तो मतलब एक संगीत का मुझे शौक रहा है, मैं इतना कह सकता हूँ कि शौक रहा है। मुझे आता नहीं है संगीत, ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मैं बहुत, मुझे सुरों का बहुत अच्छा ज्ञान हो या ये सब हो, लेकिन हाँ शौक मैंने संगीत का भी जिंदा रखा है, क्योंकि शौक से ही जिंदगी है, ये मेरा मानना है। शौक से। जी। वाह। जी, तो तो शौक तो फरमाए भट्ट सर। जी ने, जी जी, भट्ट जी ने भी मुझे कहा कि एक गजल भी हो जाए, तो मैं, आइए मैं गजल की ओर बढ़ता हूँ। जी तो एक गजल देखिएगा। अभी वो आपने जो रचनात्मकता की बात की, शायद वो एक मतले में ही वो बात आ रही है, अगर इसको आप सुने तो कुछ इस तरह से कहा है मैंने कि जरूरी सी ख्वाहिश बचा के रखी है, जरूरी सी ख्वाहिश बचा के रखी है, नजर से सभी की छुपा के रखी है, जरूरी सी ख्वाहिश बचा के रखी है, नजर से सभी की छुपा के रखी हैं, और घुटन से भरे इस अंधेरे समय में, घुटन से भरे इस अंधेरे समय में, ये किसने मशालें बुझा के रखी हैं, ये किसने मशालें बुझा के रखी हैं, जरूरी सी ख्वाहिश बचा के रखी हैं, नजर से सभी की छुपा के रखी हैं। और ये शेर देखें कि जहां कोई आहट न आवाज कोई, जहां कोई आहट न आवाज कोई, वहां हमने नजरें बिछा के रखी हैं, वहां हमने नजरें बिछा के रखी हैं, जरूरी सी ख्वाहिश बचा के रखी हैं, नजर से सभी की छुपा के रखी हैं। और ये शेर देखिएगा कि नदी के किनारे तुम्हारे सहारे, नदी के किनारे तुम्हारे सहारे, नदी के किनारे तुम्हारे सहारे, तमन्ना की कश्ती लगा के रखी हैं, तमन्ना की कश्ती लगा के रखी हैं, जरूरी सी ख्वाहिश बचा के रखी हैं। और इसका अंतिम शेर देखिए, इसे मक्ता कहते हैं गजल की भाषा में। मक्ता। इसको विशेष रूप से आज के माहौल में जो है, मैं चाहूंगा इसको तवज्जो दी जाए कि जिस तरह से जाति मजहब और ये तमाम तरह की जो चीजें खड़ी की जा रही हैं समाज में, और एक घुटन पैदा की जा रही है कि चलो तोड़ डालें, चलो तोड़ डालें उन्हें मिलके हम तुम, चलो तोड़ डालें उन्हें मिलके हम तुम, चलो तोड़ डालें उन्हें मिलके हम तुम, जो मजहब की सरहद बना के रखी हैं, जो मजहब की सरहद बना के रखी हैं, जरूरी सी ख्वाहिश बचा के रखी हैं, नजर से सभी छुपा के रखी है। तो ये गजल थी, बहुत सुंदर, उम्मीद है आपको पसंद आई बहुत होगी। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा। कहें तो एक और गजल सुनाऊं, अगर हाँ सर, अभी आपको गजल सुनता पसंद है एक आएगी। और, इसके बाद हमारी एक दर्शक है शिवांगी जी, पाठक, वो गढ़वाली गीत के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो बाद में सुनेंगे। लेकिन ये मोहन भी चौहान हाल जी ही जो है अभी ये असंतुष्ट हैं। ताज जी मोहन चौहान जी अपने सवाल का जवाब न पाकर असंतुष्ट हैं। वो फिर से पूछ रहे हैं कि मेरा सवाल अपनी जी रचनात्मकता का उपयोग शिक्षण अधिगम के लिए संस्थागत योजनाओं में शामिल करने को लेकर था। जी जी। तो मैंने जैसे उनको बताया कि हम जो भी एससीईआरटी से कुछ अलग हटके कर पा रहे हैं, जिसमें कि रचनात्मकता की गुंजाइश बनी हो, ऐसे हमने कुछ जी कुछ प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। जैसे एक यही प्रोजेक्ट मैंने ही बताया था, गढ़वाली गीतों वाला। इसमें जी जाहिर तौर पर हमने शिक्षण अधिगम की बात की है। बच्चे के कुछ संबोध लिए हैं, कुछ ऐसे संबोध लिए हैं जो उसको जानना जरूरी है, किताब के हिसाब से भी, और लर्निंग आउटकम्स के हिसाब से उन गीतों की रचना करने का प्रयास किया है। यानी कि हम ये भी अपेक्षा कर रहे हैं कि जो गीत हमने लिखा है, उसको सुनने के बाद, उसको गाने के बाद, उसको आत्मसात करने के बाद बच्चे के अंदर ये दक्षताएं जो है विकसित होंगी। वो भी हमने उसमें डाला है कि ये बढ़िया सर। संबोध हैं, और इन संबोधों को विकसित करने के लिए और ये लर्निंग आउटकम अचीव करने के लिए गीत है। अब देखा जाएगा जी कि वो कहाँ तक अचीव हो रहा है।
बहुत तो ये बढ़िया। प्रयास रहता। जी जी तो अब एक और गजल सुनते हैं फिर सर। जी जी जरूर। जी तो सुनिएगा स्वागत सर, ये भी एक ताजी गजल है। वैसे मैं बताइए फेसबुक एकदम। पर कभी कभी डालता रहता हूँ, फेसबुक पर भी काफी दर्शकों ने ये देखा, पढ़ा भी होगा इसको। वाह। कि देखिएगा कि बात वो थी, ये नहीं थी दरअसल। इसको मैंने कुछ नए अंदाज में, कुछ अलग शब्दों में लिखने का प्रयास किया। देखिए, गजल में बहुत प्रयोग चल रहे हैं आज के डेट में, अलग अलग तरह की गजलें लिखी जा रही हैं और गजल का रूप रंग पूरा बदल गया है। तो बहुत परंपरागत शब्दों के इस्तेमाल की उम्मीद ना रखें, कुछ नए शब्दों को हमें ढालना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो बात वो थी, ये नहीं थी दरअसल, बस समझने की कमी थी दरअसल, बस समझने की कमी थी दरअसल। और फिर वो जो पिछली गजल में भी मैंने जिस भाव को व्यक्त किया था, वो उसको मैंने इसमें भी दूसरे शब्दों में कहने का प्रयास किया है कि हिंदू या मुस्लिम वो कहते थे मगर, हिंदू या मुस्लिम वो कहते थे मगर, गोली इंसान को लगी थी दरअसल, गोली इंसान बहुत को लगी थी दरअसल। बात वो थी, ये नहीं थी दरअसल, बस समझने की कमी थी दरअसल। और देखिएगा ये शेर कि जो अंधेरों में नजर आए न उन, जो अंधेरों में नजर आए न उन, पत्थरों में रोशनी थी दरअसल, पत्थरों में रोशनी थी दरअसल। जो क्या अंधेरों में बात। नजर आए न उन, जो अंधेरों में नजर आए न उन, पत्थरों में रोशनी थी दरअसल। और देखिएगा कि तुम जिसे दीवानगी समझे मेरी, तुम जिसे तुम जिसे दीवानगी समझे मेरी, वो मेरी बेचारगी थी दरअसल, वो मेरी बेचारगी थी दरअसल। और इसका अंतिम शेर देखें। कई बार ऐसा भी होता है कि ढूंढते थे फिर रहे शब्दों में हम, ढूंढते थे फिर रहे शब्दों में हम, और बात चुप्पी में छुपी थी दरअसल, बात चुप्पी में छुपी थी दरअसल। बात वो थी, ये नहीं थी दरअसल, बस समझने की कमी थी दरअसल। जी बहुत सुंदर, जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया क्या सर, बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया सर। जी जी मैंने तो समझा कि काला चश्मा फैशन का है, जी मैं समझा कि काला चश्मा फैशन का है, वो आंख में नमी थी दरअसल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत आपने बढ़िया। इसको बहुत अच्छा विस्तार दे दिया। जी, तो इस शेर को थोड़ा सा अभी अचानक ही मेरे मन में आया, तो उसको ठीक ठाक करके शामिल कर सकते हैं आप। मेरी ओर से आपको गिफ्ट है आज का। बहुत 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 अच्छा शेर, बहुत अच्छा। आपने इसका एक अलग ही एंगल इसमें जोड़ दिया है इसमें। और आप स्वयं भी जी बहुत जी। अच्छे रचनाकार हैं, आपको हम फेसबुक पे देखते हैं कई बार। हम तो सीख रहे हैं सर, अभी आप जैसे गुणीजनों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत आपने ऐसा नहीं। बहुत शानदार रिजल्ट सुनाई सर, मैं क्योंकि स्क्रीन पर नहीं था तो तारीफ नहीं कर पाया, अब कर देता हूँ। बहुत जी शानदार जी, थी, अद्भुत थी। कोई इसमें धन्यवाद मतलब सर, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है बिल्कुल भी। और हमारे जो धन्यवाद दर्शक सर। भी हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी बता रही हैं लगातार। रमेश द्विवेदी जी हैं, पूर्व प्रधानाचार्य हमारे, वो कह रहे हैं कि उम्दा, लाजवाब, बेहतरीन गजल। वीर प्रकाश चौहान जी हैं, आबा काला जी हैं, मोहन चौहान जी हैं, अतुल शर्मा जी हैं, गायत्री नेगी जी हैं, एक लंबी लिस्ट है सर। उमेश उमेश चमोला जी हैं, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं, शिवांगी पाठक हैं, किशन कुमार वर्मा जी हैं, रजनीकांत शुक्ला जी हैं, गोकर्ण बमराड़ा जी हैं, फरीदा शोक हैं, वंदना चौहान मैम हैं, कमलेश स्वामी जी हैं, वीर सिंह जी हैं। तो एक बहुत बड़े आपके प्रशंसकों की लिस्ट है जो लगातार फेसबुक पर आपके इस कार्यक्रम को देख करके उत्साहित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और आज आपकी रचना धर्मिता को सलाम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये आपके कार्यक्रम की लोकप्रियता को भी दर्शा रहा है। जी सर, ये कार्यक्रम लोकप्रिय होता है दर्शकों और मेहमानों से। तो जितने अच्छे जी मेहमान और जितने अच्छे दर्शक है, उतना अच्छा कार्यक्रम। जी जी, मैं नहीं, वाकई बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम आपका चल रहा शुक्रिया सर आपका। अभी हम गढ़वाली में भी आपने कुछ लिखा है सर। तो बहुत भाषाओं का बड़ा संकट है इस देश में। अंग्रेजी कोशिश कर रही है कि सबको निगल जाए, लील जाए, लेकिन है। जी हम जी भी हार मानने को तैयार नहीं है। जी जी। तो क्या आपको लगता है सर कि ये इससे कैसे मुक्ति पाएंगे हम? हमारी जो देश की जो भाषाएं हैं, छोटी छोटी भाषाएं, छोटे छोटे पॉकेट्स में जो बोली जाती हैं, कैसे जीवित रहेंगी सर अगर इनमें साहित्य रचा ही नहीं जाएगा तो, जी और जी इनको रोजी रोटी से नहीं जोड़ा जाएगा तो? जी जी सर, ये बहुत ही बड़ा विषय है और सभी लोग इसको लेकर चिंतित हैं। उत्तराखंड में तो खास तौर पर जो हमारी बोली भाषा है, गढ़वाली, कुमाऊनी और अन्य जो भाषाएं हैं,
उनको लेकर सभी चिंतित हैं कि कैसे इनको बचाए रखें। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि भाषा को बोलने वाले जिंदा रहने चाहिए। किसी भाषा को बचाना है तो उसको बोलने वाले, और भाषा तब बचेगी जब हम उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। जो सबसे संकट का विषय है, सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, वो ये है कि नए बच्चे, देखिए दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो चिंता जताते हैं कि गढ़वाली होनी चाहिए, कुमाऊनी होनी चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को गढ़वाली बोलते हुआ नहीं देखना चाहते। वो तब खुश होते हैं कि जब बच्चा अंग्रेजी में गिट पिटाता है। ये वही लोग हैं सर जो देहरादून और हल्द्वानी में बैठकर पलायन की चिंता करते हैं, वही लोग हैं। जरूर, बिल्कुल सहमत हूँ सर। तो सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाए। जी जी। हाँ, तो अभी नई शिक्षा नीति में ये बात आई है। नई शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि अपनी जो मातृभाषा है उसमें, असल में ये बहुत कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। ऐसे बहुत सारे शोध हुए हैं जिसमें माना गया है कि जो छोटा बच्चा है वो अपनी मातृभाषा में बहुत तेजी से सीखता है। उसकी जो दिमाग की क्षमता है वो इस तरह से है कि वो अपनी मातृभाषा में बहुत तेजी से सीखता है। तो ये बात नई शिक्षा नीति में भी कही गई है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि SCERT के माध्यम से भी करीब 3-4 साल पहले ही इस पर प्रयास हुआ था। मातृभाषा में, यानी कि गढ़वाली, कुमाऊनी वगैरह में कुछ मटेरियल डेवलप किया गया था बच्चों के लिए, किताब के रूप में भी। उसमें सब तरह के उसमें विषय लिए गए थे, हिंदी वगैरह सारे विषय। उसको मतलब जो उसमें शब्द थे वो सब गढ़वाली के थे। और लेकिन कोशिश ये थी कि बच्चा जो है लिखना पढ़ना सीखे, इस तरह से उसमें करे। तो यहाँ से प्रयास हुआ था, लेकिन इसी तरह के प्रयास सब पर्याप्त नहीं है। आम आदमी को इसमें जो है जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपनी भाषा से प्रेम करना सीखना पड़ेगा और इसका महत्व समझना पड़ेगा कि कोई भाषा जब मरती है तो केवल भाषा नहीं मरती है, बल्कि उसके साथ एक ज्ञान की परंपरा भी मर जाती है। वो सारा ज्ञान जो उस भाषा के अंदर था वो सब भी समाप्त हो जाता है। और बहुत चिंता करने वाली बात है कि हजारों भाषाएं रोज मर रही हैं, पूरी दुनिया भर में बोलियां जो हैं जिन्हें हम कहते हैं, तो वो जो है मर रही हैं। तो एक चिंता का विषय है। तभी सही इससे पार पाया जा सकेगा जब आम समाज इसके बारे में जागरूक होगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं एक संस्था है धाद, एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है धाद। मैं सालों पहले से उससे जुड़ा हूँ, करीब मैं उस वक्त स्टूडेंट था, BSc में था, मैं तब से जुड़ा हूँ। तो वो संस्था जो धाद जो है उसके माध्यम से भी लगातार ये प्रयास चल रहे हैं कि बोली भाषा को बचाने के प्रयास चल रहे हैं। और गढ़वाली में कवि गोष्ठियां की जा रही हैं, गढ़वाली में लिखने का प्रयास किया जा रहा है और किताबें निकाली जा रही हैं। गणेश कुकसाल गणी जी जो एक कुछ काम उसमें कर रहे हैं, तमाम लोग हैं जो उसमें जुड़े हैं और काम कर रहे हैं, जो लगातार साहित्य रच रहे हैं उसमें। और एक बात मैं बहुत अच्छा इसको मानता हूँ, अच्छा संकेत मानता हूँ कि जो हमारे जो गढ़वाली गीत हैं, भले हमें कहें कि ये गीत जो है बहुत स्तरीय नहीं है और जो नए गायक हैं वो उसमें कहीं भोंडापन भी लगता है हमें, लेकिन एक बात बहुत आश्वस्त करने वाली है कि एटलीस्ट गढ़वाली में गीत तो बन रहे हैं और इन गढ़वाली गीतों के माध्यम से भी एक नई पीढ़ी जो है वो भाषा से जुड़ रही है। ये मेरा मानना है। ये अच्छी बात है कि जो जितने ज्यादा गढ़वाली गीत बने, कविताएं लिखी जाएं और अन्य रचनाएं की जाएं इसमें। तो आज भी अगर हम देखें यूट्यूब पर, जी तो गढ़वाली में सर कुछ हो जाए, फिर आपका लिखा भी हम कुछ सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी सुनना चाह रहे हैं। गढ़वाली में आपने जो लिखा है वो कोई कविता या कोई गीत या कोई, अब तो गढ़वाली में गजल भी लिखने लगे हैं लोग। हाँ, मैंने भी अभी गढ़वाली में 2-3 गजलें लिखी हैं और मुझे खुशी है बताते हुए कि आलोक मलासी जी ने एक गजल मेरी पिछले साल गाई है, वो आपको YouTube पर मिल जाएगी, YouTube पे मिल जाएगी वो। और इसके अलावा एक YouTube पे एक और गीत मेरा पिछली बार आया, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस गीत की पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा कि जब मैं पहाड़ में था और बहुत सालों तक मैंने पहाड़ में शिक्षण किया है, तो उस दौरान मैंने महसूस किया कि बहुत सारी हमारी कुपरंपराएं हैं समाज में। जैसे कि अस्पृश्यता एक बहुत बड़ी कुपरंपरा है जिस पर कोई भी बोलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि एक टीचर को इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि टीचर स्कूल में पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, उसमें सभी जाति धर्म के लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो सभी जातियों के होते हैं, तो उसको उसके बारे में कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये महसूस करते हुए मैंने अस्पृश्यता पर एक गीत लिखा था उस वक्त, जिसको कि बच्चों ने गाया था, अनटचेबिलिटी पर। और वो बच्चों ने सामूहिक रूप से गाया था और एक कार्यक्रम मैंने बच्चों के माध्यम से वहां पर किया था। मुझे लगता है बहुत बहुत जोखिम भरा कार्यक्रम भी था वो, कि मैं बच्चों को साथ लेकर 26 जनवरी के दिन एक हमारे दलित साथी हैं
एक दलित के जो है वहाँ पर एक गांव है हरिजनों का, वहाँ उनके साथ हमने जलपान किया। बच्चों को लेकर मैं गया, 50-60 बच्चे मेरे साथ थे और टीचर्स भी थे। वहाँ हमने जलपान किया। मेरा मानना है कि हम शब्दों में ना रहे, देखिए कविताओं से भी बात होती है, लेकिन कुछ प्रत्यक्ष भी करके दिखाना पड़ता है हमें। तो मेरा मानना था कि ये एक ऐसा विषय है कि जिसमें प्रत्यक्ष करके दिखाना पड़ेगा। मैंने बच्चों को साथ लिया और बच्चों को उसके लिए तैयार किया। बच्चे बहुत ही उत्साहित रहे इस मामले में और बच्चों ने मेरा पूरा साथ दिया और हमने जलपान करके, जो कि बहुत बड़ी बात वहां पे मान ली गई, जलपान करना। तो इस तरह से हमने किया। और एक गीत मैंने उस वक्त लिखा था, एक हिंदी में भी लिखा था, एक गढ़वाली में भी लिखा था। वो गीत बच्चों ने गाया भी, स्कूल में भी गाया, वो गया। और ये गीत यूट्यूब पर भी अब उपलब्ध है। यूट्यूब पर भी आप चाहेंगे तो इसको सुन सकते हैं। एक वहीं के लोक गायक है, उन्होंने उसको गाया है। तो कि सर जय का ढोल की थाप पर, जी, जय का ढोल की थाप पर, नाची बारात रात भर। देखिए, जो हमारा दलित समाज है उसका जो पारंपरिक रूप से जो काम उसका दिया गया है वो है कि बारातों में वो महफिल सजाता है। तो उसकी थाप पर सब नाचते हैं, लेकिन उसको अपनाता कोई नहीं। जय का ढोल की थाप पर, नाची बारात रात भर, मंडाण लाई रोस्यालू, गायन गीत जागर। मंडाण लाई रोस्यालू, गायन गीत जागर, मस्की बाजों की मीठी रसीली धुन सुने, वो हमारा गौला भेटे जालू, जुत क्या जी हुए। मैंने प्रश्न उठाए। मस्की बाजों की मीठी रसीली धुन सुने, स्यो हमारा गौला भेटे जालू, जुत क्या जी हुए। द्वार की देली लांगी आलू, जुत क्या जी हुए। द्वार की देली मतलब घर के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाए और उसको हम गले लगा लें, उसके साथ हम खाना खा लें, तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। ये हमें पढ़े लिखे समाज को हमें सोचना पड़ेगा इस पर। तो ये इस तरह का गीत था। इसमें मैंने आगे भी वर्णन किया, आप चाहें तो इसको यूट्यूब पर भी सुन पाएंगे म्यूजिक के साथ, जी, इसको सर्च करके। इस तरह के कुछ गीत मैंने लिखे हैं बहुत जो सुंदर। समाज को सर संदेश देने वाले। रोहित डुगलान जी हमारे एक दर्शक है, वो लिख रहे हैं कि गुरुजी गीत तो सब गा रहे हैं पर वो गीतकार लाइव आकर पहाड़ी नहीं बचा रहे। क्या हुए होलू, हाँ, क्या हुए होलू? नहीं एक्चुअली इस मामले में मेरा मानना ये है सर कि इसमें नई रचनात्मकता को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पारंपरिक लोक धुन तक ही बंद के रह जाएं। देखिए, ऐसा हो रहा है कि जो हमारी पारंपरिक लोक धुनें हैं, जो पारंपरिक संगीत है, लोकगीत हैं, हर कोई क्या कर रहा है कि उसी में थोड़ा बहुत हेरफेर करके, उसी धुन को हेरफेर करके, उसी का जो है एक नया रूप देकर, क्योंकि उन गीतों में इतना पोटेंशियल है कि वो हिट हो सकते हैं, जी, लेकिन उन्हीं को ले लेकर बार बार हिट होने की तमन्ना में उस गीत को जो है बार बार यूट्यूब पर डाल रहे हैं। रिपीटिशन हो रहा है, उन्हीं धुनों का रिपीटिशन हो रहा है। तो मेरा मानना है कि नई चीजें भी, नए धुन भी रची जानी चाहिए, नई धुन बनाई जानी चाहिए। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कोई गीत सुना रहे हैं या गौ गौ सुना रहे हैं? जी, गीत गीत सुनाएंगे कि गौ गौ सुनाएंगे? गो गो। गढ़वाली गजल। अच्छा जी, चलिए आप क्या सुनना चाहेंगे बताइएगा। सर जो भी सुनाएगा, दर्शकों की जी, फरमाइश तो जो है वो गजल की ज्यादा आ रही है और मोहन चौहान जी कह रहे हैं गाकर सुनाइए। जो भी सुनाए अच्छा गा के अच्छा, सुनाइएगा। चलिए क्योंकि मैं आप तो अब गा के कवि, सुनाइए। आप तो एक कवि हिंदी, सम्मेलनों की शोभा भी बढ़ाते हैं सर। जी जी, तो मैं एक गजल ही आपको थोड़ा गुनगुना के, हिंदी गजल है, गुनगुनाने अच्छा का अच्छा, प्रयास करूंगा। जी। स्वागत है, स्वागत है। कि दायरा, दायरा दिल का न छोटा कीजिए, दायरा दिल का न छोटा कीजिए, खुद से ऊपर उठ के सोचा कीजिए। दायरा दिल का न छोटा कीजिए, खुद से ऊपर उठ के सोचा कीजिए। अब ये शेर देखें कि ये जमी अपनी है अपना आसमान, ये जमी अपनी है अपना आसमान,
सरहदें नाहक न खींचा कीजिए, सरहदें नाहक न खींचा कीजिए, दायरा दिल का न छोटा कीजिए, खुद से ऊपर उठ के सोचा कीजिए। और ये देखिएगा ये शेर कि आदमी में आदमी बस देखिए, आदमी में आदमी बस देखिए, जात मजहब से न तोला कीजिए, जात मजहब से न तोला कीजिए, दायरा दिल का न छोटा कीजिए, खुद से ऊपर उठ के सोचा कीजिए। और आखिरी शेर इश्क करने वालों के नाम के फायदे नुकसान की ना सोचिए। देखिए इश्क का सौदा किस तरह से होता है, उसमें फायदा नुकसान नहीं देखा जाता कि फायदे नुकसान की ना सोचिए, दिल से जब भी दिल का सौदा कीजिए, दिल से जब भी दिल का सौदा कीजिए, दायरा दिल का न छोटा कीजिए, खुद से ऊपर उठ के सोचा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। वो भला था दुनिया में सबसे भला, वो भला था दुनिया में सबसे भला, एक मुक्तक भी गुनगुना के पेश करता हूँ अगर आपको लगता खुद है को ही कि हर रोज धोखा दीजिए। जी। वो भला था दुनिया में सबसे भला, खुद को भी हर रोज धोखा दीजिए। अगली लाइन है सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप तो उसमें एक ऐसा एंगल जोड़ दे रहे हैं सचमुच उसको मुकम्मल कर दे रहे हैं आप उसके भाव को, मुझे लगता है जी बहुत अच्छा। जी जी सर। जी अगला बहुत ही क्वेश्चन आ गया। अच्छा, एक मुक्तक देखिएगा, जी सर। एक थोड़ा रोमानी अंदाज का है मुक्तक है कि मेरी आवाज में, मेरी आवाज में लर्जिशें आपकी, मेरी आवाज में लर्जिशें आपकी, सुर मेरे हैं मगर बंदिशें आपकी, सुर मेरे हैं मगर बंदिशें आपकी, और मेरे अशआर ये कुछ नहीं है फकत, मेरे अशआर ये कुछ नहीं है फकत, लफ्ज में ढल गई ख्वाहिशें आपकी, लफ्ज में ढल गई ख्वाहिशें आपकी, मेरी आवाज में लर्जिशें आपकी, सुर मेरे हैं मगर बंदिशें आपकी। बहुत सुंदर। तो एक मुक्तक था ये। और अब आप बताइए भट्ट जी, जैसी आज्ञा हो आप बताइए सर। जी मुक्तक था तो उसमें ये था कि दिल जो धड़का तो सोचा मैंने सदा, जी जी जरूर जरूर। धड़का तो सोचा ये मैंने सदा, मैंने समझा कि ये आटे आपकी। बहुत ही बढ़िया हुआ। आप तो मुझे लगता है आशु कवि हैं आप, तुरंत ही और एकदम से जिस तरह से उसमें जोड़ रहे हैं चीजों को, मुझे लगता है आप आशु कवि हैं, बहुत ही बेहतरीन कवि। आपको भी सुनेंगे इसी कार्यक्रम में। नहीं, मुझे तो सर रोज ही सुनते हैं सब लोग, को मुझे लगा कि थोड़ा सा चलो एक गिफ्ट मेरी ओर से आपको हर हर शेर में, हर कविता में, हर गजल में दिया जाए टीचर शो की ओर से। जी जी जी। तो अब आप क्या आपको भी सुनाने जो वाले? एक और मुक्तक देखिएगा जी सर। कि जमी पे भूख उपजेगी। देखिए क्या हो रहा है हमारे देश में, जमी पे भूख उपजेगी, बता दो तुम भला कब तक। जमी पे भूख, देखिए जमीन पे अन्न उपजता है वैसे नॉर्मली, जमीन पे भूख मिटाने के साधन उपजते हैं, लेकिन यहाँ जमीन पर भूख उपज रही है।
किसानों को हम देख रहे हैं कि जमीन पे भूख उपजेगी, बता दो तुम भला कब तक, अहम की नींद टूटेगी, बता दो तुम भला कब तक, अहम की नींद टूटेगी, बता दो तुम भला कब तक। और गरीबी पर, किसानों पर जो नारे गढ़ती रहती वो, हम नारे तो बहुत गढ़ रहे हैं, गरीबी पर, किसानों पर जो नारे गढ़ती रहती वो, सियासत हक उन्हें देगी, बता दो तुम भला कब तक, सियासत हक उन्हें देगी, बता दो तुम भला कब तक। तो इसमें एक गरीबों और मजदूरों पर मैंने कुछ कहने का प्रयास किया। और एक मुक्तक एक ये और भी इसी रंग का है कि भूख रोटी को तरसती रह गई, भूख रोटी को तरसती रह गई, अश्क की बारिश बरसती रह गई, अश्क की बारिश बरसती रह गई, और जुल्मतों को नींद आई चैन की, जुल्मतों को नींद आई चैन की, रोशनी करवट बदलती रह गई, रोशनी करवट बदलती रह गई। तो ये कुछ असल में मेरा प्रयास ये रहा है हमेशा कि मैं हर विषय पर लिखने का प्रयास करता हूँ हर तरह से। और अब मेरा पसंदीदा विषय जो है गरीबी हो गया, जो विसंगति है जो समाज की, मुझे लगता है कि रचनाकारों को उस पर जरूर लिखना चाहिए, तभी कहीं हम समाज के बदलने की उम्मीद कर सकते हैं। रचनाकारों को ये बीड़ा उठाना चाहिए कि वो गरीबी के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में खड़े हों और उस समाज के पक्ष में खड़े हों जो वंचित है, जो शोषित है। उस समाज के पक्ष में खड़े होने की जरूरत है आज के समय में, खास तौर पर रचनाकारों को। ये मेरा मानना है जी। रचनाकारों को ही नहीं सर, सभी को उस समाज के पक्ष में खड़े होने की जरूरत है, जो भी सक्षम है, जो ऐसी जगहों पर हैं कि उनके लिए कुछ कर सकते हैं, जो नीति बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, उन सबको इन सब विषयों के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है, और यही मनुष्य होने की पहचान है। जी जी जरूर जरूर। तो प्रकाश चंद आर्य जी कह रहे हैं बहुत अच्छा आपने गाया, पढ़ा, सुना, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सर, लगातार आप देखिएगा। बाद में फरीदा शोक मैम लगातार जो है आपकी तारीफ कर रही हैं, आपके मुक्तकों की, आपकी गजलों की। और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं कि वह समसामयिक कविता, गरीबों, किसानों व मजदूरों का दर्द आपने बयां किया है। तो सारे लोग आपके इन सब चीजों के मुरीद हैं सर। अब हम कार्यक्रम के कुछ अंतिम चरण में हैं सर, तो हम चाहेंगे कि कुछ और आपका पसंदीदा शायर कौन है सर, पहले वो हम आपसे जानना चाहेंगे। आप किससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? जी सबसे ज्यादा मैं निसंदेह जो है मैं दुष्यंत कुमार से प्रभावित रहा हूँ। दुष्यंत कुमार जो भी रचनाकार लिखना चाहते हैं और गजल की विधा में बढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है दुष्यंत कुमार को उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। जो साये में धूप जो किताब है वो एक ऐसी अमर किताब है, उसको जरूर पढ़ा जाना चाहिए। और दुष्यंत कुमार ने ही क्योंकि गजल का रंग ढंग पूरा बदल दिया था। आज आप देखिए, आज गजल को पत्थर की तरह मारा जा रहा है, पत्थर की तरह मारा जा रहा है। कभी जो है फूल की तरह फेंका जाता था, तो फूल की तरह भी फेंका जाना जरूरी है। उसको मैं डिनाई नहीं करता हूँ, फूल की तरह भी फेंकें, लेकिन पत्थर की तरह भी मारने की जरूरत है आजकल, जिससे लोग जागें। तो दुष्यंत कुमार ने काम बहुत पहले किया था, और मुझे लगता है दुष्यंत कुमार ही मेरे सबसे पसंदीदा शायर हैं। उसके बाद जो है अदम गोडवी साहब को मैं बहुत सराहना करता हूँ, उनके शेर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अदम गोडवी साहब जी। हाँ, वो लोकतंत्र पर उनका शेर तो एक बहुत ही जग प्रसिद्ध हुआ था सर, वो आपको याद होगा। उतरा है रामराज विधायक निवास में, जी जी जी। हाँ, काजू भूनी प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। उन्होंने तो कुछ बहुत ही गजब ढंग से अपने शेर लिखे उन्होंने। ये दो लाइनें सर पूरे लोकतंत्र की कहानी हमारी जो है खोल के रख देती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दुष्यंत कुमार जी का कौन सा जो कलाम है आपको सबसे ज्यादा पसंद है सर? कौन सी गजल है, कौन सी कविता है जो आप सबसे ज्यादा आपको मारक लगती है? वो तो दरअसल मुझे लगता है कि दुष्यंत कुमार लिखते नहीं थे, वो तो मिसाइल चलाते थे, मिसाइल सीधा अटैक करते थे जी। उनके कुछ शेर तो खैर बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं, वो तो एक जैसे कहते हैं एक मुहावरे की तरह यूज किए जा रहे हैं। जैसे पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों वाला जो शेर है, कैसे आसमां पे सुराख नहीं हो सकता, पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, ये जो शेर थे। या और भी बहुत सारे शेर हैं उनके। एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जी जी।
तो बिल्कुल ये बिल्कुल सर, हम सभी लोग उनके मुरीद हैं। जी जी जी। और बहुत सारे उन्होंने बहुत सारी रचनाएं रही हैं उनकी, तो जो हर जगह मतलब हर जगह आज हमें दिखाई देती हैं समाज में घटित होते हुए। हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब नजर आती नहीं है यहाँ कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार। एक शेर था उनका। वाह। घर की हर दीवार पर चिपके इतने, तो इश्तेहार लगाने की होड़ लग रही है पूरे देश में। इश्तेहार से ही जो है काम चलाया जा रहा है, बाकी काम करने में कुछ ज्यादा विश्वास नहीं लगता है। तो तमाम उनके शेर रहे हैं जी। सर वो तो अगर आज वो होते तो कुछ ऐसे लिखते कि अ, दुनिया में गली गली में भटके हुए हैं लोग, दुनिया में गली गली में भटके हुए हैं लोग, और चीज तो छोड़िए खम्भों में भी लटके हुए हैं लोग। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आजकल फ्लैक्स सारे खम्भों में लटके हुए हैं, सारे नेतागण, हमारे जनप्रतिनिधिगण। तो अंतिम में सर आप क्या सुनाना चाहेंगे? हम फिर समापन की ओर बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम। जी जी। तो हाँ, तो लगे क्योंकि लोग गजल में ही ज्यादा रुचि लेते हैं, तो मैं गजल ही सुनाता हूँ। जी सर, एक स्वागत है गजल स्वागत। सुनाई थी। देखिए कि प्रेम की वो एक निशानी रहने दे, प्रेम की वो एक निशानी रहने दे, अपने रुख पे हल्की लाली रहने दे, अपने रुख पे हल्की लाली रहने दे। और इतनी मत भर दुनिया सारी इसमें तू, इतनी मत भर दुनिया सारी इसमें तू, अपने मन को थोड़ा खाली रहने दे, अपने मन को थोड़ा खाली रहने दे। और देखिएगा ये सबके साथ होता है, लोग उसको महसूस नहीं करते हैं कि महका करती होगी तेरे दिल में भी, महका करती होगी तेरे दिल में भी, फूलों की वो एक डाली रहने दे, फूलों की वो एक डाली रहने दे। यानी कि संवेदनशीलता को हमें बचाए रखना होगा अपने भीतर। और कि जमने ना दे बहने की तासीर तू, जमने जमने ना दे, जमने ना दे बहने की तासीर तू, बर्फ भीतर थोड़ा पानी रहने दे, जमने ना दे बहने की तासीर तू, बर्फ भीतर थोड़ा पानी रहने दे। और एक नया संसार रचना है हमें, एक नया संसार रचना है हमें, अब वो सब बातें पुरानी रहने दे, अब वो सब बातें पुरानी रहने दे, प्रेम की वो एक निशानी रहने दे, अपने रुख पे हल्की लाली रहने दे। तो हमें अतीत में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, मेरा मानना रहा है, जो मैंने इसमें कहने का प्रयास किया है। अतीत को लेकर बार बार एक अतीत का जिन्न सामने खड़ा किया जाता है, उस जिन्न से हमें दूर भागना है और नए रास्ते तलाशने हैं। तो जी जी जी, बहुत बढ़िया गजल सर। जी। तो जैसा भी आपको लगता है समय, आपको बताइएगा समय का, जैसा आपका हाँ नहीं, एक और लिमिटेशन। अभी चलेगी सर, एक और चलेगी। अच्छा चलिए, एक वैसे और मैं तो सुनाता हूँ ये भी। वैसे तो आपने जो लिखा सर, उसमें अंतिम वक्ता ये भी हो सकता है कि इससे मत भिड़, मेरा कहना मान ले उनीस, जी जी। इससे मत कोई बहस कर सुन उनीस, इससे मत भिड़ ये बवाली रहने दे। बहुमा जी बुरा मत मानिएगा। हाँ, सही बात है। ये तो ये बात जो आपने कही, ये बहुत बार हमें महसूस होती है, लेकिन फिर भी भिड़ने की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि वो शायद जन्मजात आदत है भिड़ने की, तो भिड़ ही जाते बिल्कुल 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 सर, वो इसीलिए हम सो गए हैं ना, हम सारे लोग भिड़ने वाले हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं। हैं। जरूर जरूर, मुझे भी यही लग लोग रहा है। जो लोग नहीं भिड़ने वाले, एक वो जो लोग नहीं भिड़ने वाले वो घर में बैठे अभी फर्स्ट क्लास अपने डिनर का व्यवस्था कर रहे हैं, खा पी रहे जी जी, बहुणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हैं। एक नई नई दिक्कत आ गई है आजकल। हमारे समय में लोग मुस्कुरा के भिड़ा करते थे, ये पिछले 5, 10, 15 साल में लोग गुस्से में भिड़ा करते हैं। मैं इनको कहता हूँ थोड़ा प्रेम से भिड़ लो भाई, जी जी जी। थोड़ा मुस्कुरा के भिड़ लिया करो। मुस्कुराना भूल गए हैं लोग। हाँ, जी ये सचमुच चिंताजनक है, ये चिंताजनक है। ये समाज में जिस तरह से जो है दरार पड़ रही है और आपस में लोग भिड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है देश में। तो एक शेर, एक गजल देखिएगा भट्ट जी, जी सर। उसके बाद। जी जिंदगानी में नवलता चाहिए, जिंदगानी में नवलता चाहिए, और रिश्तों में सहजता चाहिए, और रिश्तों में सहजता चाहिए। जैसे आपने भी कहा कि जो है लोग पहले बहुत प्रेम से लड़ते थे, और रिश्तों में सहजता चाहिए,
और दिन ब दिन होते कठिन इस दौर में मेरा मानना है कि आज के दौर में सबसे मुश्किल है सरल होना, कि दिन ब दिन होते कठिन इस दौर में जितनी हो पाए सरलता चाहिए, जितनी हो पाए सरलता चाहिए। और रंग या आकार से क्या वास्ता, रंग या आकार से क्या वास्ता, रंग या आकार से क्या वास्ता, हमको गुलशन एक महकता चाहिए, हमको गुलशन एक महकता चाहिए। और देखिए एक मासूम सी तमन्ना सामने रखी है इस शेर के माध्यम से मैंने, कि एक शजर, शजर मतलब होता है पेड़, एक शजर आंगन में बस गहरा हरा, और कुछ नहीं चाहिए, एक शजर आंगन में बस गहरा हरा, और चांद एक छत पर चमकता चाहिए, चांद एक छत पर चमकता चाहिए। और अंतिम शेर देखें कि इस अदावत से भरे माहौल में, इस अदावत से भरे माहौल में प्रेम नस नस में, प्रेम हर रग में उतरता चाहिए, जिंदगानी में नवलता चाहिए, और रिश्तों में सहजता चाहिए। जी जी सर। बहुत बढ़िया। और आपकी सहजता के हम सब कायल हैं सर। आपने जितनी सहजता से इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं हम सबको सुनाई, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो नहीं सुनाना चाहता था वो भी हमने सुना। वही बहुत बड़ी बात है सर, वो आपकी बहुत बड़ी बात है कि आप सुन पाए। वो आपने सुनाया, हम आभारी हैं आपके, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि वो गीत हर बच्चे तक पहुंचे और उस गीत के माध्यम से गणित के फॉर्मूले लोग आसानी से याद कर सकें और अपना करियर आगे बढ़ा सकें। जी जी अवश्य सर, अवश्य सर। मैं जोशी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे ये लगता है कि दुष्यंत जी ने गजल को एक नया आयाम दिया। तो बहुत पहले बहस चली कि हिंदी गजल जो थी वो दुष्यंत, अब वो बंधन जो है वो भी कम हो गए, क्योंकि गजल गजल ही होती है, वो हिंदी या उर्दू या पर्शियन या वो नहीं होती, गजल गजल ही है। तो मेरी जो फेवरेट एक हिंदी में जो गजल की रचना की गई थी केदार शर्मा जी ने, उसके कुछ चंद अशार में पेश करना चाहूंगा कि देव गंगा सी मनोरम मनोरम है सबल, ताल सुर में बद्ध होकर जगमगाती है गजल। देव गंगा सी मनोरम हस्तनी सी है सबल, ताल सुर में बद्ध होकर जगमगाती है गजल। रंग बिरंगी शब्द कलियां भावनाओं की प्रभा, रंग बिरंगी शब्द कलियां भावनाओं की प्रभा, सुमन खिलते देख जग में चहचहाती है गजल। बहुत ही बहुत एक बोलती पंक्ति स्वयं हो, बोलती पंक्ति स्वयं हो, शेर खुद में शेर हो, बोलती पंक्ति स्वयं हो, शेर खुद में शेर हो, जो भरे गागर में सागर वह कहती है गजल। आपने ये कहा कि गजल, शुरू में कहा था आपने एक सेंटेंस कहा था कि गजल जो है आजकल जो आप कविता में, लंबी कविता में नहीं कह पाते, वो गजल के एक शेर में कह लेते हैं। उसी को लेकर है कि बोलती पंक्ति स्वयं हो, शेर खुद में शेर हो, जो भरे गागर में सागर वह कहती है गजल। गजल तो आखिर गजल है, गजल तो आखिर गजल है, और ज्यादा क्या कहूँ, खोल कर केदार बंधन मुस्कुराती है गजल। ये केदार शर्मा जी की बड़ी हिंदी में बड़ी लंबी गजल थी, लेकिन बहुत सुंदर लगी मुझे। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार आपने गजल सुनाई। और इसी भाव को किसी शायर ने इस तरह से कहा है कि मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई। मुझे शायर का नाम याद नहीं आ रहा है अभी। कि मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, और रहे ना अपनी खबर तो समझो गजल हुई। हाँ, क्या बात, वाह। बशीर बदर साहब ने भी तो समझो गजल हुई। साहब ने कहा है, बशीर बदर साहब ने, कि वो गजल वालों का उस्लूब समझते होंगे, वो गजल वालों का उस्लूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, और इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। तो गजल को सुनने के लिए वो समझ भी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। उन्नीस सर आप आए हमारे शो में, आपने 4 चांद लगा दिए। आप एक चांद की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ 4 चांद लग गए आपके आने से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बहुत आनंद आया आज, सचमुच में बहुत आनंद आया। हमने तय किया था कि हम 1 घंटा इस शो को रखेंगे, लेकिन कब 1.5 घंटा हो जाता पता ही नहीं चलता। जी जोशी सर।
एक 75वें प्रोग्राम में आप वो जॉइंट डायरेक्टर आए थे यूपी के, उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड के, डॉक्टर प्रदीप जी। प्रदीप जी, हाँ, उनका कहना यही था कि उनका अगले दिन फोन आया तो आप सबको बधाई दे रहे थे, आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे, और वो कहते हैं कि देखिए आजकल वेबिनारों की भीड़ है, उनियाल जी भी सुबह से शाम तक ये वेबिनार वो वेबिनार, कहते हैं ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटर्स को या एजुकेटर्स को अपनी रचना धर्मिता को बताने का मौका मिलता है, उसको बात करने का मौका मिलता है। तो वही आज मेरे को लगा कि उनियाल जी को एक बहुत सुंदर मौका, 1-1.25 घंटा हमको उन्होंने आनंदित किया अपनी रचना धर्मिता से, बहुत आनंदित हुए। हम सब आपके प्रति आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बहुत आनंद आया और बहुत बधाई देना चाहूंगा फिर से इस आइडिया के लिए, जो ये आइडिया इस कार्यक्रम के पीछे रहा है, ये बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया रहा है। ये दोनों महानुभाव बैठे हैं सर आपके सामने, डॉक्टर मुकेश बहुगुणा और डॉक्टर DN भट्ट, ये इसके इस सोच के पीछे। बहुगुणा जी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। नहीं, आपका तो मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, आपके जो लेख हैं, व्यंग हैं, वो बहुत गजब है। सर्जन है सर, नहीं है सर्जन है, सर्जन। मैं कंपाउंडर हूं सर, डॉक्टर करना बहुत। अच्छा, चलिए। आप जब व्यंग लिखते हैं तो सारी चीड़फाड़ कर देते हैं उसमें सर आप। वो सर्जन, इसीलिए मैंने कहा सर्जन है। जी जी, कुछ बहुगुणा सर, हम चाहेंगे आप भी आज के कार्यक्रम पर कुछ 2 शब्द कहें, 2 लाइन अपनी ओर से। थैंक गॉड यू डिडंट से अरदास कहें। आज के अविनाश जी जैसे शिक्षक बहुत कम हमारे पास में हैं, और इनके ये अच्छी बात है कि इनके जो है शिक्षक समाज के साथ भी जुड़े हुए हैं। इनकी जो कविताएं हैं उसमें समाज का जो सामाजिक संदर्भ, अब जो इन्होंने ढोल को लेके जो बात कही, अब चूंकि हमने अपनी शो का नाम भी रखा हुआ है संस्कृति और कला के बारे में, तो ये जो इन्होंने अपने कविता के माध्यम से कहा कि जो इस राज्य में या इस देश में लोक कला के संवाहक हैं, हम उनको सम्मान नहीं देते हैं, ये इनकी कविता से झलकता है। और ये वास्तव में एक बहुत बड़ा, जो हम संस्कृति की बात करते हैं कि आज की लोक संस्कृति विलुप्त हो रही है, लोक नृत्य विलुप्त हो रहे हैं, लोक कला विलुप्त हो रही है, उसका एक बड़ा कारण इनकी कविताओं में आज नजर आया है। मैं इसके लिए इनको साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने उस कारणों को जानने की कोशिश की। नहीं तो हम दोष देते कि अंग्रेजों का दोष है या अमेरिकन का दोष है, विदेशी सभ्यता का दोष है। दोष हमारा अपना एक सामाजिक जो बनावट है उसका भी दोष है, हमें उसको भी देखना होगा। और मैं अविनाश जी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस बात को इतनी सरलता से उजागर किया कविता के माध्यम से, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। जोशी सर, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये हम शो खत्म होते यूट्यूब में अपलोड करते हैं, और अब तक यूट्यूब में देखे जाने वाले कार्यक्रमों में नंबर 1 है डॉक्टर प्रदीप सिंह जी का कार्यक्रम। उनको आप बताइएगा सर मेरी ओर से। 82 एपिसोड हुए हैं, 82 एपिसोड में अभी तक सबसे ज्यादा व्यूअरशिप उन्हीं के कार्यक्रम की है, डॉक्टर प्रदीप सिंह जी के कार्यक्रम। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, उनको हमारी ओर से बधाई दीजिएगा सर। मैं जब 100वां एपिसोड होगा तो मैं रखूंगा कि कौन कौन से शो किस तरह से कितने लोगों ने देखे लगातार। और कल अवनीश सर, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप और SCRT के जितने साथी हैं, कल जरूर हमारे शो को देखिएगा। कल बहुत खास दिन है, टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है, और साथ में कल हमारे साथ जो मेहमान होंगे वो होंगे डॉक्टर राजेश कुमार साहब, जो हैप्पीनेस करिकुलम कमेटी है दिल्ली में, जी जी, चेयरमैन है, और डाइट दरियागंज के प्राचार्य हैं, फिजिक्स में डॉक्टरेट हैं, बहुत अच्छे कवि साहित्यकार हैं। तो एक विचित्र संगम है वो, नवाचार का, विज्ञान का और बहुत सारी चीजों का। तो कल वो हम सब के लिए बहुत, हमने भी आनंदम करके कार्यक्रम इस प्रदेश में चलाया है, खासकर छोटी कक्षाओं में बच्चों को अच्छे से हम अधिगम दे सकें उस कार्यक्रम से प्रेरित होकर के। तो कल जो उसके प्रणेता हैं वो हमारे साथ होंगे, डाइट के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार जी। तो मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में कल 7 बजे हम सब लोग जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में उनकी बात को सुने, समझें और उनसे सवाल भी करें, क्योंकि हम सवाल बहुत कम कर पाते हैं। तो और सवाल लॉजिकल हो, सवाल संक्षिप्त हो, मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा। और आप सबसे एक और अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल विविधा पर जाकर के आप उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ये कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसके दर्शकों की संख्या में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि। और हम चाहते हैं देश का हर शिक्षक इस कार्यक्रम को देखे, क्योंकि ये पूरे देश में जाने वाला इकलौता कार्यक्रम है पूरे शिक्षकों का, जो शिक्षकों के द्वारा है, शिक्षकों के लिए है। और
जैसा आपने भी कहा, ये सरकारी शिक्षकों का सरकारी कार्यक्रम है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और अविनीश सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तो हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया। इस कोरोना काल में SCERT में मुझे मालूम है कल ही एक दुर्घटना हुई है, एक साथी हमारे जो है कोरोना के कारण में स्वर्गवासी हुए हैं हमारे शिक्षक। तो बहुत ही विकट परिस्थिति इस वक्त चल रही है, तो इसमें हमें अपनी जीविका को, अपनी ऊर्जा को और सकारात्मक बनाना है। वो इसी तरह के कार्यक्रमों से होगा सर। कल शाम तक के आप सबसे हम अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय